हेलो एवरीबॉडी, द वॉरियर ऑफ क्लास 10। क्या हाल समाचार? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा एग्जाम का टाइम है तो थोड़ा बहुत यहाँ प्रेशर वेशर आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए। हमेशा नहीं आएगा, कुछ समय तक आएगा। तो आज एक्चुअली हमारा चैप्टर है सेकेंड फेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म या इंडियन नेशनल मूवमेंट, या हम लोग एसरेटी मूवमेंट। इस चैप्टर में एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने कहानी कहां तक सुन लिया था कि स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ कि हमारे देश में एक रिवॉल्ट हुआ 1857 का। ठीक है, थोड़ा रिकैप करते हैं कि कहानी कनेक्ट करेंगे, फिर मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कंपनी बहुत सारी चेंजिंग लाई देश में। उसके बाद एक पार्टी फॉर्म होती है 80 में 85 में कांग्रेस के नाम से। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे लीडर्स आते हैं, जिस लीडर के विषय में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो लीडर किस तरह उन पूरे चीजों को चलाते हैं, पूरे भारत की हिस्ट्री को या पूरे भारत के आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टी कैसे देश चलता है, हम लोगों ने वहां तक देख लिया था। तीनों लीडर के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया था। किसके विषय में? गोपाल कृष्ण गोखले, सुंदरनाथ बनर्जी और आप सभी का दादा भाई नौरोजी। अब इस चैप्टर में क्या है, हम पढ़ेंगे सेकेंड फेस। मतलब क्या होता है कि घर में दो क्वालिटी के लोग होते हैं। एक होता है सनकी, या आप स्कूल में भी होंगे, सनकी नाम का एक व्यक्ति होंगे, एक बड़ा शांत होगा। ठीक है, जो हम लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा वो एकदम शांत व्यक्ति है, दो थप्पड़ मार भी दो, अच्छा ठीक है, प्रिंसिपल को बोल देंगे। और दूसरा है, अगर तुम उसको बोल दिए बेटा मारेंगे, उतने देर में तुम्हारा इनकाउंटर करके तैयार है, तो ये सनकी है। तो ये सेकंड फेज जो है सनकी फेज है, मींस ये थोड़ा एक्टिव है, ये उस फेज से नहीं है। ठीक है, जैसे क्या है कि जैसे पुराना जमाने के जो स्टूडेंट थे उस समय के, उनको टीचर घोल्टा घोल्टा के मारता था, फिर भी कुछ नहीं कर पाते थे। और अभी कट्टी टा क्लास में मास्टर बोल दे बहुत बदमाशी कर रहे हो, मारे जाओगे, इतने में बच्चे पूरा नियम कानून बता देते हैं मास्टर को, मास्टर बच के बाहर है। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से तो इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे कि भाई साहब जो पिटीशन ऑफ बंगाल हुआ, कहानी यहीं से शुरू करेंगे। बंगाल को दो भागों में बांट दिया, क्यों बांटा, क्या कारण था? मतलब मन वन हो गया था कि बंगाल बड़ा हो गया, या बंगाल में कोई इसकी दो गर्लफ्रेंड थी कि बटा गया, एक तुमको दे देते हैं एक तुमको दे देते हैं, कुछ ऐसा सीन था क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, समझेंगे कि बंगाल अलग क्यों हुआ, इसके पीछे कारण समझेंगे। ठीक है, दोनों कारण समझेंगे कि भैया ब्रिटिश का क्या कारण था, वो क्या सोचकर अलग किए थे, और हमारे देश का जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, तो उनका क्या विचार था, उसने क्या कारण दिया। इसके बाद सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट में क्या हुआ, दोनों का विभाजन, द क्या बोले उसको जी, तो टोटल आपका जो दोनों पार्टीज थी, दोनों फॉर्मेशन थी, दोनों आपका अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग बटा जाएंगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आप सभी का कुछ कुछ चैप्टर में रेडिकल नाम का शब्द भी होगा। ठीक है, सेकेंड फेस ऑफ नेशनलिज्म को रेडिकल कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और मेथड पढ़ेंगे कि किस किस मेथड को अपनाया। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हुआ कि भाई इसका मोटो क्या था, रीजंस क्या था। मैंने पिछले चैप्टर में दोनों शब्द को बहुत बढ़िया से समझाया था। इसके बाद हम लोग दो दो कंट्रीब्यूशन इस तीन महापुरुष व्यक्ति के विषय में पढ़ेंगे, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला राजपत राय, तीनों व्यक्ति के विषय में। ये आपका इस चैप्टर के टोटल कंटेंट है, इसको बस लिख लीजिए, इतना ही आपको बुक में पढ़ना है। इसी में से सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, पूरा सीरीज आई होप कि आप फॉलो कर रहे होंगे। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, पिटीशन ऑफ बंगाल। बंगाल क्या होता है, यहाँ पे दो भागों में बांट देता है, जिसको आप आज देख पा रहे हैं, वो जो बांग्लादेश और दूसरा जो वेस्ट बंगाल, ये सारा पार्ट एक ही था आप सभी के बंगाल प्रोविजनल के अंदर में, पूरा एरिया आप सभी का आता था। तो उसने क्या किया, बंगाल को दो भाग में बांट दिया। किसने माना? चट्टा कैनिंग ने। ठीक है, ये जो आप सभी कैंजिनियम था, इनके द्वारा ये बांटा गया कब? 1905 में। 1905 में आप सभी का 20 जुलाई को बंगाल को क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया बंगाल को विभाजन करने का, द डिवीजन ऑफ बंगाल, द पिटीशन ऑफ बंगाल। यहीं से एक अलग विजन, एक अलग दौर शुरू होता। जिस तरह आप लोगों ने 1857 में हम लोगों ने क्या देखा कि सभी लोग रोड पे आ गए थे। रोड पे आ गया था एट द सेंस की जो एलाइट पीपल थे, जो किंगडम संभाल रहे थे, किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को, ठीक है, वो लोग क्या थे, रोड पे आ चुके थे। रोड में एट द सेंस की ब्रिटिश के विरोध में खड़े हो गए थे। अब जब बंगाल को मतलब पिटीशन की बात आया, तो बंगाल के हर क्लास के लोग विरोध में खड़े हो गए, हर क्लास के लोग, सारे। अभी सबके विषय में जानेंगे, एक एक करके सारे के विषय में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यही है वो महासाहब है, शकल देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में शकल बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, ये शकल भाई साहब का देख लीजिए, पूछ लेगा भैया, फोटो दे देगा, बोलेगा नेम द पर्सन हु इन द इमेज।
आपको बताना पड़ेगा। देख लो, बाल बाल यहां से उड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सोना वाना पहना हुआ है, ठीक है, बस देखना बाल उड़ा है, मतलब दिमाग कम होगा तभी तो बाल उड़ा हुआ है, ठीक है। तो भैया ये चीज है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करता है फटाक से। तो पहला टॉपिक आप सभी का स्टार्ट होता है कॉजेस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो बंगाल जो विभाजन हुआ इसके पीछे कारण क्या था। उन लोगों ने, मतलब जो आप सभी के ब्रिटिश थे, उसने मेन कारण क्या बताया, उनका जो कारण था, मोटिव था, ठीक है। आप यहां लिंक करते जाना, मैं कहानी बताते चलता हूं। उनका जो मेन मोटिव था उसको विभाजन करने का, डिवाइड करने का, पार्टीशन करने का, वो कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि भाई बंगाल बहुत बड़ा एरिया, बिल्कुल उसका बात सही है कि बंगाल बड़ा एरिया, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव करने में, उसको चलाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए उसको हम दो भाग में बांट रहे हैं, जिसका एक नाम है बांग्लादेश, ढाका रहा, ठीक है, और दूसरा आपका वेस्ट बंगाल जो कोलकाता वाला एरिया रहा। दो भागों में उन लोगों ने बांट दिया। रीजन वही देता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, मगर एक्चुअल रीजन क्या था उनको समझेंगे। एक्चुअल रीजन पे एग्जाम क्वेश्चन पूछती है, 3 से 4 बार आपके 10 साल के अंदर में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, और ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज अ पॉइंट व्यू ऑफ आईसीएससी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। पीवाईक्यू पलटाइएगा, इस क्वेश्चन का आपको दर्शन हो जाएगा, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक्चुअली बंगाल क्या था आप सभी का, नर्व सेंटर था इंडियन नेशनलिज्म का, क्योंकि आप जितना भी लीडर देखेंगे सब बंगाल से आ रहे थे। वो एक नर्व सेंटर हो गया था, क्योंकि बंगाल ब्रिटिश के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस फेस करने के लिए हो गया था, बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ रहा था, ठीक है। तो भाई साहब मेन रीजन क्या था कि उनको जो नर्व सेंटर था बंगाल को, वहां पे क्या करना था, रोकना था। क्या रोकना था, ग्रोथ रोकना था नेशनलिज्म का। अब भैया नेशनल लीडर्स को आगे बढ़ने नहीं देना है, अब वहीं पर उसको तोड़ देंगे, क्योंकि डिवाइड इज द बेस्ट रूल which still the governments and some kind of the religious priest still now following. Still there will be an election in the some state, they are starting to divide the people based on caste. But whenever the election of the central at a time, they start to divide as the name of religious. This both thing has a difference. These are the main reasons why Bengal partition, why they start to divide the Bengal, because there is a very big challenge for a Bengal, for a British, क्या ऐसा बंगाल को संभालना, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, वही सारी बातें जो मैंने बताई कि इट इंटेंड टू कर्व ए बंगाली इन्फ्लुएंस बाय नॉट ओनली प्लेसिंग बंगालीज अंडर टू एडमिनिस्ट्रेशन बट बाय रिड्यूसिंग देम इन अ माइनॉरिटी इन अ बंगाल इटसेल्फ। सिर्फ उनको अलग ही नहीं करना था, उसका नेशनलिज्म रुकना ही नहीं था, उनको माइनॉरिटी में डाल देना था। द पिटीशन वाज मेंट फॉरेस्टर डिवीजन ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजियस, मतलब जो डिवीजन क्या उन लोगों ने बांटने का एक तरीका होता है कि भैया जैसे आप लोगों ने हिमालय चैप्टर पढ़ा होगा, तो हिमालय को या हिस्ट्री का जैसे क्या ना कि हिस्ट्री का जो भी एविडेंशियल निकाला गया है तो दो तरीके से निकाला गया है, ठीक है। आप लोग अगर आगे अगर हिस्ट्री लोगे, ठीक है, तो किंगनियम का एक कंफ्यूजन पढ़ोगे, ठीक है। तो वो क्या दिक्कत है वहां पे कि जो हिस्टोरिकल कोई भी चीज फाइंड करता है दो तरीके से, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है। मान लो भाई साहब ये लेयर है, ठीक है, अगर मैंने इसको वर्टिकल काटा तो भाई ऐसे कटेगा, हॉरिजॉन्टल काटे ऐसे कटेगा। कोई भी चीज पीरियड बाय पीरियड होता है, तो मतलब सही तरीका काटने का क्या होना चाहिए, वर्टिकल होना, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। उसने क्या कर दिया, वर्टिकल काट दिया, तो क्या रहा, एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया, ठीक है। चीजें समझ में आई, ठीक है। तो ये क्या हुआ भाई साहब, तरीका रहा ना कैसे डिवाइड किए। तो इन लोगों ने क्या किया, धर्म के बेस पे डिवाइड कर दिया बंगाल को। बंगाल में क्या कर दिया, जो आपका वेस्ट बंगाल है वो हिंदू के लिए कर दिया, और जो ईस्ट बंगाल है जो अब आजकल आप सभी का बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तो वो क्या कर दिया, मुस्लिम मेजोरिटी के लिए, और आप सभी का वेस्ट बंगाल जो कर दिया आप सभी का हिंदू मेजोरिटी के लिए। समझ में आया, दे आर डिवाइड based on the religious, the East Bengal for a Muslim and a West Bengal for a Hindu. They divide the both administration based on religious, Hindu and Muslim. उन लोगों ने तो बांट दिया, बांटने के बाद बहुत सारा दिक्कत आता है दोस्त। जिस तरह देखो भारत पाकिस्तान बांट दिया तो कितना सारा दिक्कत आ रहा है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। उस समय भी चैलेंजेस कुछ ना कुछ तो आया होगा। तो इस चैलेंजेस से बचने के लिए इस देश के लीडर ने क्या किया, अब वो समझते हैं। काउज समझ में आ गया, एग्जाम में 3 नंबर के लिए काउज पूछेगा, वरना 1 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना, 2 नंबर पे काउजेस पूछ लेता है, ठीक है। ये काउजेस आपका कंप्लीट हो गया। अब एक क्या हुआ, मूवमेंट चलाया गया, द एंटी पटिशन मूवमेंट। इस मूवमेंट क्या होता है कि पीपल जो है, जो लोग हैं यहाँ के, वो क्या करते हैं, स्ट्रांगली
मूवमेंट को भाई साहब अगेंस्ट द पिटिशन, जो बंगाल जो विभाजन किया उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाएगा। उस मूवमेंट का क्या नाम था आप सभी का? एंटी पिटिशन मूवमेंट। पिटिशन क्या था? एंटी, उसके खिलाफ, मूवमेंट का नाम वही हो गया। इस मूवमेंट में क्या हुआ? द पिटिशन ऑफ बंगाल लीड द माइट अपराइज व्हिच द ब्रॉट द पीपल एंड द पॉलिटिकल लीडर्स टुगेदर। इसमें क्या हुआ? जो भाई साहब आम जनता थे और जो वहां के लीडर्स थे, सबको साथ में आ गए, क्योंकि यार दोनों बांट गया ना, तो लोग को भी दिक्कत हुआ, वहां के लीडर्स को भी दिक्कत आया, दोनों लोग मिल गए, मिल के आप कांड करेंगे। कैसे कैसे कांड करेंगे अभी देखना आप लोग, ठीक है। फिर वो विड्रॉ भी करता है। कब करता है? 1911 में वो विड्रॉ भी करता है, बोलता है बंगाल के विभाजन को हम खत्म करते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एमसीक्यू पूछती है आपकी आईसीएससी, ठीक है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि आई एम टीचिंग यू बेस्ड ऑन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, okay my dear, because I already given the examination and I got very beautiful marks, full out of full. That's why my dear, I'm whatever I'm telling based on my experience, okay, ठीक है। तो फिर क्या होता है? विद इन द बंगाल डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, जमींदार, जो मैंने कहा था ना कि अलग अलग लोग कूदे थे, जमींदार, मर्चेंट, लॉयर, स्टूडेंट्स, वुमेन, रॉ अप इन द अपोजिशन टू द पिटिशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल के विभाजन के खिलाफ, द पिटिशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में खिलाफ खड़े हो गए सभी लोग। कौन कौन सेक्टर के लोग? जमींदार, आप सभी के मर्चेंट्स मतलब बिजनेसमैन, लॉयर्स पढ़े लिखे लोग, स्टूडेंट्स, वुमेन, सब लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए। ये था आप सभी का एंटी पिटिशन मूवमेंट जो चलाया गया, ठीक है। सब लोग खिलाफ हो गए। अब क्या रहा कि लोगों का रिएक्शन क्या रहा? बंगाल अलग हो गया, उनके पीछे एक पार्टी भी बन गई अलग करने के लिए। पार्टी बन गई एट द सेंस कि एक मूवमेंट चलाया गया उनका विरोध में। जैसे मोदी जी कोई बिल पास करते हैं कि कल से हर स्कूल में 95% अटेंडेंस कंपलसरी, उसके बाद हर जगह अपने अपने आंदोलन चलाने लगेंगे, उसके बाद पीपल का रिएक्शन तो होगा, है? तो वही रिएक्शन, समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो फिर से समझाते हैं। मान लो भैया साहब प्रिंसिपल कल नियम बनाया कि कल से कोई लड़की से बात नहीं करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं करेगा। अब जिसका जिसका भैया सेटिंग है वो तो फंस गया, वो तो स्कूल में बतियाता है। अब वो लोग क्या हुआ? आंदोलन में खड़ा हो गया। और जिसका सेटिंग नहीं है, जैसे हम लोग भाई साहब सिंगल लौंडे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, अरे भाई साहब ये लड़का यार प्रिंसिपल से लड़ गया यार, बहुत बढ़िया प्रेम करता था, अरे प्रेम नहीं था, दो लोग के साथ चक्कर चल रहा था, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अब तुम रिएक्ट कर रहे हो एज ए पीपल, तो वही है पीपल रिएक्शन। समझ में आया? पीपल रिएक्शन टॉपिक कहां से आया, कैसे आया, ठीक है। हम लोग 3 डायमेंशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशन। पहला हम लोग ब्रिटिश के पॉइंट व्यू पढ़े, फिर हम लोग बंगाल के लीडर के पॉइंट व्यू पढ़े, थर्ड हम लोग एज ए पीपल रिएक्शन के पॉइंट व्यू से पढ़े। समझ में? 3 डायमेंशन, एक बार 3 नजर से देख रहे हैं 3 व्यक्ति के विषय में। कंफ्यूज मत होना, हिस्ट्री ऐसे ही चलता है, डायमेंशन वाला चलता है, वो एक रंग हिस्ट्री नहीं है, एक समय 3 कहानी चलती है, ठीक है। तुम भी बात कर रहे हो अपने वाले से, वो भी अपने वालों से बात कर रहा होगा, ठीक है। तो एक ही साथ जब सारी कहानी चलती है ना, क्या मजा आता है, अरे मजा आ गया दोस्त, ठीक है। तो क्या होता है? अक्टूबर 1905 का ही बात हो रहा है अभी, ठीक है। अक्टूबर 16 अक्टूबर को क्या होता है? डिक्लेयर करता है उस दिन को नेशनल मॉर्निंग डे। मतलब भाई साहब हम लोग उस दिन मतलब आंदोलन में उतर जाएंगे, उस दिन उसका शोक मनाएंगे, शोक, ठीक है। शोक एट द सेंस की उसके लिए हम लोग फास्टिंग करेंगे, फास्टिंग, हाँ, इट इज ऑब्जर्व एज अ डे ऑफ फास्टिंग। उस दिन वो क्या करेंगे? फास्टिंग करेंगे। और क्या है भाई साहब? हड़ताल इन कोलकाता। कोलकाता में क्या करेंगे? वो हड़ताल, आपके बुक में हड़ताल इंग्लिश में ही लिख दिया गया है, इसी शब्द को हड़ताल लिख दिया गया, जो आंदोलन है, ठीक है, हड़ताल शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो हड़ताल किए और क्या किए? बेयर फुट मतलब नंगा पैर वो रोड पे चले और आप सभी का क्या किए? गंगा में बाथिंग किए, गंगा में नहाए, पवित्र होने के लिए गंगा में नहाए। मतलब ये क्या किया ना उन लोगों ने कि भाई साहब एक तरीका दिखाया कि भाई उसका पीपल का रिएक्शन किस तरह दिया, रिएक्शन किस तरह दिया। उस दिन को शोक दिवस मना दिया 16 अक्टूबर। एग्जाम में सीधे पूछ लेगा नेशनल मॉर्निंग डे कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। आप सभी का क्या किया रिएक्शन? लोगों ने फास्टिंग किया और फिर क्या किया भाई साहब? हड़ताल किया और क्या किया? नंगा पांव चला और क्या किया? बाथिंग किया गंगा में। 4 पॉइंट दिमाग में क्लियर है? बोलो वाह गुरुजी समझ में आ गया। अब ना आए समझ में तो वीडियो को पीछे करना, ठीक है, क्या कि हम थोड़ा सा हम बढ़िया से बता रहे हैं और दिमाग अगर बंद होगा फिर दिक्कत होगा दोस्त। और दिमाग हम खोलने का पूरा प्रयास करते हैं, वरना बाकी मास्टर के जैसा आकर रीड करके चल जाएंगे, ठीक है भैया, ऐसा ना होगा मेरे पास। आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर, आई एम अ यूथ टीचर, आई कांट थिंक एनीथिंग। बस समझाने के लिए जो करना पड़े, जो बोलना पड़े, आई कांट केयर, बस समझ में आना चाहिए,
ठीक है। अब क्या होता है, द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता फुल ऑफ द क्राउड वंदे मातरम। कोलकाता की गलियों में, कोलकाता की शहरों में, कोलकाता के हर एरिया में बस एक ही गूंज सुनाई दे रहा है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये क्या था भाई साहब, वो लोग दिखाए उसके विरोध के लिए, अपने देश के प्रेम के लिए दिखाए। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक पटिशन गीत कंपोज किया गया था, जिसको आप लोग जानते होंगे, क्या भाई, अमर सोमार बांग्लो। ये क्या है सभी का, अभी बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय गीत है, द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। इसका मतलब होता है माई गोल्डन बंगाल, माई गोल्डन बंगाल। ठीक है, ये गीत इसके द्वारा गाया गया था। ह्यूज क्राउड पैरेडिंग द स्ट्रीट, रोड में, सड़कों में, गलियों में क्या था, ये गाना गा के, ये गा के परेड कर रहे थे। क्या कर रहे थे, परेड कर रहे थे। मतलब एक पूरा माहौल बना दिया गया था। दोस्त देख के देखो, 15 अगस्त होता है, परेड चलता है, पूरा माहौल बनता है। उसी तरह जब अलग हुआ, पूरा माहौल बनाया गया विरोध करने के प्रति, जितना हर लोग चाहा, एज ए नॉर्मल पीपल, एज ए एलाइट पीपल, एज ए लीडर, एज ए टीचर, एज ए लॉयर, एज ए एनी प्रोफेशन, एज ए वोमेन, दे कंट्रीब्यूट टू यूनाइट अस। They have to show the British. If you divide the Bengal, it's very big challenge for you, my dear, because we are Indian, we are unite. The Muslim and Hindu. यहीं पे एक बार मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम रक्षाबंधन पे एक वीडियो बनाए थे, ठीक है, जैसे मेरा क्या अपना मानना है कि रक्षाबंधन कोई धर्म का त्योहार नहीं है। इट्स द फेस्टिवल टू प्रोटेक्ट द गर्ल्स ऑफ द नेशन। ठीक है, इट्स नॉट ऑल्सो ए फेस्टिवल ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। आई थिंक इट्स अ फेस्टिवल ऑफ जस्ट काइंड ऑफ केयरिंग। मतलब वो जो राखी बांधते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम में राखी बांधा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार, रविन्द्रनाथ टैगोर को वहां की औरतों के द्वारा, मुस्लिम औरतों के द्वारा बांधा गया था कि हमें आप बचा लीजिए। ठीक है, वन अदर द सिंबल ऑफ द अनब्रेकेबल यूनिटी बंगाल एंड द टू हाफ्स ऑफ द बंगाल। बंगाल का जो विभाजन करने वाला था, वो राखी बांध के उन लोगों ने अपने आप को दिखाया कि हम लोग यूनाइट है। मतलब वहां की जो महिला थी, जो लेडीज थी, उन लोगों ने राखी, वोमेन जो थी, राखी बांध के इन चीजों को कहा कि हम लोग वी आर यूनाइट, द सिंबल ऑफ अनब्रेकेबल यूनिटी ऑफ बंगालीज। ठीक है माय डियर, ये था आप सभी का रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ चीजों को समझते हैं। अब समझते हैं हम लोग कि भाई साहब जो एंटी पटिशन मूवमेंट जो चलाया गया, इनका इंपैक्ट क्या हुआ। क्योंकि भाई हम लोग सब कुछ देख लिए, कहानी क्या किस तरह स्टार्ट हुआ था, पूरा कहानी समझ में आ रहा है ना आप सभी को। कहानी हम लोगों ने कुछ स्टार्ट किया 1905 से, 1905 से स्टार्ट किए पेटिशन ऑफ बंगाल से। जहां से क्या होता है कि हमारे देश के जो नेशनलिस्ट हैं, जो लीडर्स थे, वो दो भाग में बट जाते हैं। अभी आगे उसी का डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो 1905 में जो आप सभी का बंगाल का जो विभाजन हुआ, द डिविजन ऑफ बंगाल, उसके बाद एक मूवमेंट चलाई गई, जो अभी तुरंत मैंने आपसे को बताया, एंटी पटिशन मूवमेंट। पटिशन मूवमेंट चलाया गया। ठीक है, उनके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। उनमें हम सभी इंपैक्ट जानेंगे कि वो जो चलाया, इनका इंपैक्ट क्या आया। इंपैक्ट क्या आया कि भाई साहब जो नेशनलिस्ट के द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया, ये आप सभी का स्प्रेड हो गया जनरली मासस। मतलब क्या हुआ कि यार ये जो मूवमेंट चला है ना, एक पर्टिकुलर चीजों के लिए चलाया था, बट ये क्या हो गया था, मासेस, मतलब एक ह्यूज बड़ा लेवल में चला गया, एक नेशनल मुद्दा टाइप का बन गया था, बहुत खतरनाक मुद्दा। तो लोगों के अंदर एक आग फिर से जला, लगा आग, अरे साला अब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया कि दो मेथड्स को अपनाया। मेथड्स आगे पढ़ेंगे, अभी बस उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक स्वदेशी और एक आप सभी का बॉयकॉट। क्या है थोड़ा यहां समझा देते हैं, अभी आगे टॉपिक है उसमें हम आपको बढ़िया से समझाएंगे आपके जवानी वाले एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो सिंपल है भैया, स्वदेशी आप सभी का है अपने देश का प्रोडक्ट, और बॉयकॉट मतलब है विदेश का प्रोडक्ट को छोड़ देना। ठीक है, उसको छोड़ देना। ठीक है, ये था। अब आगे क्या है पूरा बढ़िया समझेंगे, अभी थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन, मजा आएगा, आगे समझ में आएगा। ठीक है, यूज एज ए वेपन के रूप में इस्तेमाल किया, ये लोग औजार के रूप में इस्तेमाल किया स्वदेशी और बॉयकॉट को। ठीक है, अब ये कैसे किया, कुछ समझ में आ रहा है सर, कैसे इस्तेमाल किया स्वदेशी और बॉयकॉट। अरे भैया सिंपल क्या किया, देश का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे और विदेश के प्रोडक्ट को हम लोग छोड़ देंगे, बॉयकॉट कर देंगे, गिव अप कर देंगे। ठीक है, ये उन लोगों ने क्या अपनाया, एक स्ट्रेटेजी उनके द्वारा अपनाया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि सेल्फ सफिशिएंट फॉर द अटेंड फॉर स्वराज, ये जो चीज उन लोगों ने जो स्टार्ट किया,
ये जो पॉलिसीज, ये मेथड जो अपनाया, ये इस देश का स्वराज के लिए, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। और बस यही दो मुद्दा को गांधी जी खींच के ले गए, इसी को बस गांधी जी सक्सेस कर लिए, ठीक है, बस सक्सेस किए गांधी जी, और यही दो मुद्दा उसका बहुत इंपैक्ट किया। कैसे किया वो भी समझेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आप सभी का, ब्रिटिश गुड्स वेर बर्न एट ए पब्लिक प्लेसेस। जो भी ब्रिटिश से आने वाले जितने भी आपके गुड्स थे, प्रोडक्ट थे, सबको क्या किया गया, पब्लिकली जलाया गया, पब्लिक जगह पे सबको जलाया गया। जो दुकानें थी सबको भैया बेचकर सब कुछ बंद कर दिया। मतलब कि उनकी इंडस्ट्री को, उनकी बिजनेस को ठप करना चाहते हैं। मेन चीज तो वही था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब एंटर किया भारत में 1608 और 1619 में पहला, वो 13 में पहला सूरत में जो कंपनी फाउंड करता है, हाँ समझ में आ रही चीज है। मेन मोटो तो वही था कि हमें ट्रेड एंड कॉमर्स करना है। जो इंडिया अकेले 26% ऑफ द ट्रेड संभालने वाला था, उसकी स्थिति इस तरह आ गई थी। तो अगर उनका ट्रेड पे, कॉमर्स पे अगर कमांड कर देंगे तो भाई साहब अंग्रेज ठिकाना आ जाएगा। ये पॉलिसी अपनाया। इसके बाद क्या किया, जो इस देश के लोग थे, ऐसे नहीं थे कि अगर वो शासन कर रहा है, कोई भी शासन कर रहा है, अगर मोदी जी शासन कर रहा है तो बहुत लोग खुश भी हैं, बहुत लोग दुख भी है। अगर आगे चलकर राहुल गांधी अगर शासन करते हैं तो बहुत लोग दुख होंगे, बहुत लोग खुश होंगे। मतलब क्या है कि दोनों लोग सही था एज ए अपने जगह पे। उसी तरह अंग्रेज होंगे तो उनके जगह पे भी सही होंगे। कुछ लोग तो उन्हें भी फॉलो करते होंगे, क्योंकि यार इतने लंबा समय तक उसने पीरियड किया, ठीक है। कब से, बैटल ऑफ प्लासी से, बैटल ऑफ प्लासी, या चलो प्लासी से बात करते हैं, ठीक है, 1757 से, ठीक है। यहां से बात तो पूरा किंगडम कहां पे पहुंच गए हम लोग, 1905 तक। इतना साल का समय जो उसके अंदर में रहा, जहां पे जमींदारी सिस्टम बना, रोहतरारी सिस्टम बना, ठीक है। आपका टॉपिक्स नहीं था, बस रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। इतना बड़ा जो समय रहा तो उसे बहुत सारे लोग पसंद तो किए होंगे भाई। तो जो भी लोग पसंद कर रहे थे, ये जो भी उसके फॉलोअर्स थे, फॉलोअर इन द सेंस की चलो यार ठीक है यार चल रहा है, अब वो उन लोगों का भी क्या हुआ, फेथ, उनका ट्रस्ट खत्म हो गया। और उनको लगा कि जो ब्रिटिश है ये प्रॉपर जजमेंट नहीं कर रहा है, उनका भी ट्रस्ट खत्म हो गया इस मूवमेंट के बाद। जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट किया था, ठीक है। उनसे क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो बीजेपी के सपोर्टर थे या मोदी जी को पसंद कर रहे थे या अर्ध सेंस के बीच में थे, क्या मोदी जी ठीक है कि नहीं है, कि राहुल गांधी तरफ चल पे कौन सही लीडर है, ठीक ठाक है चलने तो मोदी जी है। और उधर वो मूवमेंट चलाए होंगे, पूरे भारत जब घुमा होगा, उसके बाद बहुत सारे आदमी को दिल में एकदम टनका लगा होगा, अरे यार सही में यार राहुल गांधी जी हैं कुछ। तो कुछ आदमी पलटे होंगे, कुछ आदमी राहुल गांधी के प्रति भी डिवोटेड होंगे, नहीं यार ये भी कैंडिडेट मस्त है, ठीक है। तो क्या हुआ, मोदी जी से फेथ खत्म हुआ। तो उसी प्रकार से ब्रिटिश से, यहाँ ब्रिटिश और मोदी जी नहीं बना रहे, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा क्लियरिटी दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई सीधे तुम लोग क्या किए होगे, तो किताब तो पढ़ोगे नहीं, सीधे वीडियो खोल लिए होगे वन शॉट, क्योंकि पढ़ते हो लास्ट में, हमको पता है सभी लोग लास्ट में पढ़ता है सिवाय हमको छोड़ के, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कनेक्ट कर देते हैं कि थोड़ा मजा भी आ जाए और चीजें और आसानी से समझ में आ जाए। तो उनका फेथ पूरा खत्म हो गया और उनका जजमेंट पे भी पूरा डाउटफुल होने लगा कि भैया वो जजमेंट सही नहीं करता है, ठीक है। इनके बाद जो एसरेटिव नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट दो प्रकार में थे, दो ग्रुप में बांटे हुए थे। पहले थे यर्लियर नेशनलिस्ट, दूसरा थे आप सभी का एसरेटिव। और किसी किताब में एसरेटिव की जगह पे आप सभी का रेडिकल भी रहता है, ठीक है, मॉडरेट भी रहता है। थोड़ा शब्दों का खेल करेगा तो इस पे आप लोग डाउट मत होना, क्योंकि मैं शब्द को समझा के जा रहा हूं, क्योंकि मैं भी उस गली से गुजरा हूं जिस गली से आप गुजर रहे हो मेरे मित्र, ठीक है। तो इसलिए आई एम एक्सपीरियंस रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स, ठीक है। डोंट वरी, जो आप बुक पढ़ रहे हो मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है। 6-7 बुक चलते हैं आईसीएसई में, ठीक है। इससे ज्यादा एसएसटी के बुक्स नहीं है। हिस्ट्री सिविक्स की ज्यादा बात करें, ठीक है, सारा एक बार गो थ्रू कर चुका हूं, तो हर जगह अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए, इसलिए कंफ्यूजन आपके मन में आएगा, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये क्या हो भाई, अब नेशनल मूवमेंट में लीड करने लगे। पहले लीड कौन कर रहा था, गोपाल कृष्ण गोखले, सुंदरनाथ बनर्जी, ठीक है, इस प्रकार के लीडर, दादा भाई नौरोजी, इन प्रकार के लीडर, ये तीन ही हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए मैंने 3 का एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे लीडर थे। अब उनके बाद क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद अब लीड कर रहा है अर्लियर नेशनलिस्ट। अब ये चीज समझ में आया कि कोई लीडर पहले था, कोई न्यू लीडर आता है, वो कैसे कंट्री में लीड करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आया कि ऑलरेडी कोई लीडर है, अब कोई नया लीडर देश में आता है और वो दबदबा बनाता है कि दबदबा है, दबदबा रहेगा और दबदबा था। कैसे बनाता है पता है ना, कि उस समय ऐसा कुछ कंडीशन आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आना चाहिए, उसके बाद क्या करेंगे, उस पर आप काम करेंगे, उसके बाद आपको पब्लिक एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए एक बहुत फेमस लाइन है, बहुत अच्छा लाइन है कि चैलेंज
इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंटेड पीपल। अगर चैलेंज नहीं रहेगा तो टैलेंट पीपल का कोई काम ही नहीं है भाई। टैलेंट पीपल पे टैलेंटेड बनोगे कैसे, कैसे दिखाओगे कैसे हम टैलेंट। अगर भारत की स्थिति ऐसी नहीं होती तो यार गांधी जी कैसे दिखा पाते यार कि हम इस कंडीशन में भी इस देश को हैंडल कर लेंगे। जैसे अभी आपकी स्थिति है, बोर्ड दे रहे हो, बड़ा टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, सर भैया यार ये नहीं हो रहा है, यार ये नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, मेरा बात नहीं मान रही हो, वो अलग डिस्टर्ब कर रहा है यार, स्कूल का प्रेशर है, ये है आपका चैलेंज है। अब ये अपॉर्चुनिटी, आप इसको मैनेज कर लो, आप लेजेंड बन गए भाई। इसी को तो मैनेज करना है। यही मैनेज करने का तरीका, यही प्रेशर हैंडल करने का वे आपको एक दिन जीवन में कोई बड़ा मुकाम पे हासिल करवाएगा। ठीक है मेरे मित्र, आई होप की चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसको प्रॉब्लम लेके मत चलना, इसको चैलेंज लेके चलो। प्रकृति तुम्हें चैलेंज दे रही है कि अगर तुम्हारे में दम है तो इस एग्जामिनेशन को बढ़िया से देख के दिखाओ, बिना स्ट्रेस का। टेंशन नहीं लेना, बस मेहनत करते जाना कंटिन्यूटी के रूप में। ठीक है, और किसी प्रकार का मदद चाहिए, आई एम विथ यू माय डियर। ठीक है, तो यहां पे ये चीज हुआ आपका। इसके बाद क्या है, पेटिशन ऑफ बंगाल को क्या कर दिया उन लोगों ने, रिवर्टेड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, रद्द कर दिया 1911 में। अब आपके एग्जाम में तो वो क्वेश्चन नहीं है, तो आपके लिए बस दिमाग में सोचने के लिए बात देता हूं कि भाई साहब 1905 में बंगाल डिवीजन हुआ और 1911 में बंगाल के विभाजन को खत्म करता है। व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्या चीज हुआ इसके बीच में 6 साल के दौरान, जो 1905 में बंगाल ने कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बंगाल को अलग किया गया, और 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दे असेंबल द बंगाल, वो कहते हैं ठीक है बंगाल का विभाजन नहीं। ये 5 साल के अंदर जो लीडर्स के विषय में भी हम पढ़ने वाले हैं, ये पूरी कहानी है। अभी इस कहानी के हीरो के विषय में पढ़ेंगे। पहले हम लोग कहानी पढ़ते हैं, कहानी के बाद जो 3 हीरो का नाम पढ़े हैं, लाल बाल पाल, अभी उस 3 हीरो के बात करें। जितनी भी बातें काम हो रही है वो सारे उस 3 हीरो के अंदर हो रही है। ठीक है, तो भाई साहब ऐसा क्या चीज हुआ, वो आपको मैंने दिखाया। क्या चीज हुआ सब पता है ना, स्वदेशी लाया, बॉयकॉट, मेथड समझेंगे। ठीक है, अभी एक टॉपिक और आएगा, अभी समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, बोला ठीक है तुम कह रहे हो ना कि बंगाल का विभाजन खराब है, गलत का मेरा गलत डिसीजन है, ठीक है नहीं करते हैं, चलो वापस लेते हैं, बंगाल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, मान लिया कि चलो मेरी गलती है, अब बताओ। फिर बोलता है ठीक है तब ठीक है, तो ठीक है कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बंगाल विभाजन कैंसिल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, मेरा डिमांड है तो यही था। बोलता ना गुरु ये तो कर दिए यहाँ तक गुरु ठीक है, मगर एक कांड करेंगे। कहा, राजधानी उठा के बदल देंगे। क्या किया 1911 में, 1911 में वो लोग कोलकाता से राजधानी क्या कर दिया, दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। कहीं लिखा होगा जी, हाँ यहाँ देखो, कलकत्ता से राजधानी क्या किया, दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। कब, 1911 में। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा आप सभी को। ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे लेवल के एग्जाम पे आ गया, इन फ्यूचर जाएंगे तो रीजंस पूछेगा, व्हाट इज द रीजंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट शिफ्ट और ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ इंडिया और ब्रिटिश इंडिया from Kolkata to Delhi. The reasons are the year between that, whatever the policies are, the accept or whatever the policies are activist in the movement this 6 year. इसी 6 साल के अंदर में एक ऐसी घटना होती है जिसके वजह से हमारे भारत के नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा लीकेज आता है। इस तरह पाइप में लीकेज आता है तो पानी कम पास होता है ना जी। अगर कोई पाइप जा रहा है, बीच में लीकेज हो गया, पानी कम जाता है। तो अभी एक हम पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट, बड़ा एक टंगा है, उनको समझेंगे। ये सारी चीजें समझ में आ गई कि इंपैक्ट क्या क्या है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा, व्हाट वर द इंपैक्ट ऑफ द एंटी पिटिशन मूवमेंट। आप लिख देना बढ़िया से, पूरा कहानी बता दिए हैं। अब ना लिख पाए तो बहुत दिक्कत होगा मेरे मित्र। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है सूरत स्प्लिट, जिसका मैं बात कर रहा था, 1907 सूरत स्प्लिट। ये क्या था एक्चुअली, जिस तरह मैंने आपको बताया, गरम दल और नरम दल, या बोलो नरम दल या गरम दल, अर्लियर नेशनलिस्ट और दूसरा एसरेटिव नेशनलिस्ट, जिसको हम लोग रेडिकल नेशनलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और अर्लियर नेशनलिस्ट को आप सभी को मॉडरेट भी कहते हैं। ठीक है, सब में मत कंफ्यूज होना, बहुत कंफ्यूज हुए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इन दोनों का डिवीजन हो गया। अब सामने सामने आ गया। एक सुंदर सी कन्या है, एक सुंदर सी कन्या है, उसके 2 मित्र हैं। ठीक है, सुंदर सा कन्या का नाम आर रख देते हैं। ठीक है, इधर 2 मित्र है, एक ए नाम का मित्र है, एक आर ए नाम का मित्र है, बस बीच में सुंदर कन्या है। अब मेन मुद्दा है कि सुंदर कन्या के साथ कौन रहेगा, ए नाम का व्यक्ति रहेगा या आर ए नाम का व्यक्ति रहेगा। चैलेंज ये आया। अब क्या हुआ,
और ये दोनों दोस्त था, ये दोनों दोस्त, ये दोनों मिलकर इसको मैनेज कर रहा था। नहीं कोई बात नहीं यार, दोनों फिक्स रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब मुद्दा आ गया सूरत स्प्लिट का। बोला नहीं नहीं, होगी तो तुम्हारी वरना मेरी। वही एक लाइन आता है फिर से, भूल गए, बाद में बताते हैं। ठीक है, तो यहां मुद्दा ये आ जाता है। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं भैया हम लोग अर्लियर नेशनलिस्ट, इसको मान लेते हैं हम लोग भाई साहब आपका एसरेटिव नेशनलिस्ट, और बीच में हमारा जो आर नाम का, इसको अपना देश भारत मान लेते हैं, भारत के नेशनल लीडर के रूप में संभाल रहे थे पहले ये भाई साहब पूरा बढ़िया से, और इसके अंदर में थे। और ये भाई साहब कह रहे हैं रेडिकल वाले या आपके एसरेटिव वाले कि अब हम संभालेंगे। तो यहां पे एक सूरत स्प्लिट होता है। आपका एग्जाम में पूछ भी लेगा इस टाइम में कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, और सूरत स्प्लिट इसलिए नाम रखा गया था कि आपको पता होगा कि कांग्रेस का हर साल सेशन होता है। जैसे मैंने आपको सेकेंड क्लास में बताया था 3-4 सेशन का नाम, और सूरत सेशन का नाम मैंने उस समय लिया था या नहीं, आप बताना। ठीक है, अगर आपको याद है तो यस जरूर कमेंट करना। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी चीज पढ़ा रहा हूं सब कनेक्टिविटी में पढ़ा रहा हूं एज ए स्टोरी। अगर सारे को एक बार कंबाइन कर दिया जाए तो पूरी कहानी लिंक हो जाएगी बढ़िया से। तो होता यूं है कि भाई साहब एसरेटिव नेशनलिज्म कहते हैं कि अब हमें संभालना है। अब दोनों में होगा युद्ध, एक सुंदर कन्या के चक्कर में। अब चलते हैं, युद्ध करते हैं और देखते हैं युद्ध में क्या होता है। युद्ध में एक्चुअली होता क्या है, सिंपल यही होता है भाई साहब। युद्ध होता क्यों है पहले ये तो समझ ले। जो आप सभी का अर्लियर नेशनलिस्ट है, जिसको हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़े, उसका क्या कहना था भाई साहब कि ये जो आप लोग कह रहे हो ना जी, ये स्वदेशी और जो बॉयकॉट कर रहे हो ना, ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको यार मास मूवमेंट तक लेके मत जाओ। मास मूवमेंट इन द सेंस कि यार बड़े लेवल पे लेके मत जाओ, मतलब कि पूरा हॉल एज ए कंट्री लेकर ऐसा स्टेप मत उठाया करो आप लोग। ठीक है, ऐसा स्टेप आप लोग मत उठाया करो। ठीक है, ये बोला गया। ठीक है, तो ये स्टेप उनके द्वारा लिया गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आई। और जो एसरेटिव नेशनलिज्म था, ठीक है, उनका क्या कहना था, नहीं नहीं पूरे देश में लाओ। चीजें समझ में आया कि भैया जो पुराना वाला व्यक्ति थे वो कह रहे थे कि जो बॉयकॉट स्वदेशी वाला जो आप फॉर्मूला लगा रहे हैं ना मेरा भाई साहब, वो पूरे देश में मत लगाइए, दिक्कत हो जाएगा। और जो नया वाला लौंडा सब आए थे, ठीक है, नए वाले जो लीडर आए थे, उनका कहना था पूरे देश में लगाओ, मारो फाड़ो ब्रिटिश को, भगा डालो लात जूता मार के, ना आवश्यकता पड़े तो गोली बारूद भी चलाया जाए, मगर मारा जरूर जाए। ठीक है, तो इन दोनों में टक्कर चल गया यार। जैसे घर में ही बूढ़ा व्यक्ति होते हैं यार, किसी से झगड़ा हो गया, बोलेगा नहीं यार उसको समझाया जाएगा या ठीक है झगड़ा मत करो, और 4 जवान लड़का है घर में, बोलेगा निकालो डंडा में, मारा जाएगा, फिर सोचा जाएगा क्या होगा। ठीक है, बस वही सीन रिलेट कर लो। ठीक है, बस तो होता यूं है कि इसके बाद कि भाई साहब जो अर्लियर नेशनलिस्ट होता है वो अप्रूव नहीं करते हैं कि पूरे देश में इस चीजों को चलाया जाए, सिर्फ क्या किया जाए कि बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। जितने बातें मैं बता चुका हूं, ठीक है, वही सारी चीजें लिखी हुई है, बस मैं कहानी के रूप में आपको बता दिया हूं, फिर आपको मैं लाइन बाय लाइन भी बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा ना लगे कि मास्टर क्या कि यार बतको यार, सब बच्चे की लेवल अलग अलग है, सबके अंडरस्टूड अलग अलग है, इसलिए मैं 2-3 तरह के फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, जो पूरा डाउन है वो भी समझे, पूरा एक्सट्रीम ना भैया उसके लिए भी मानता है। ठीक है, तो ये चीज है। पर अर्लियर नेशनलिस्ट क्या है, डिड नॉट वांट टू एक्सिक्यूट ओपन सपोर्ट बॉयकॉट। वो बॉयकॉट पे ओपन सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना भैया, ओपन सपोर्ट नहीं, क्योंकि उसको उस देश की इकोनॉमी पता थी ना। दादा भाई नौरोजी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, उनकी शायद एक बुक है, मेरे दिमाग से उतर रहा है, शायद ड्रेन ऑफ वेल्थ ही शायद बुक था। ठीक है, दिमाग से उतर रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूं। ठीक है, वो बुक लिखा गया था, शायद दिमाग से उतर रहा है। ठीक है, तो भैया साहब उसके अकॉर्डिंग सोच रहा था यार अगर उसको सब कुछ बाइकआउट कर लेंगे हमारा देश चलेगा कैसे। अचानक एक दिन में कहां सब कुछ पैदा कर लोगे भाई, सब कुछ तो उसी का आ रहा है। ठीक है, तो वो चीजें था। और जो नए जवान थे एसरेटिव लीडर, पोजेस द नेम द लाला राजपत राय को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सूरत स्प्लिट का प्रेसिडेंट घोषित कर रहा है, प्रपोज कर दिया, भेज दिया अपना मैसेज कि लाला राजपत राय को सूरत सेशन का क्या किया जाए, प्रेसिडेंट बनाया जाए। और जो प्रेसिडेंट होता है कांग्रेस का, उस साल पूरे देश का जो नेशनलिस्ट, मतलब बोला जाए पूरा देश जो चलेगा उसी के अंदर में भारत के तरफ से चलेगा। जैसे एक पार्टी का जो लीडर होता है, या क्या बोलते हैं उसको जी, प्रेसिडेंट या कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं, दिमाग से उतर रहा है। ठीक है, अध्यक्ष जो होते हैं पार्टी का, ठीक है, तो उनके थ्रू ही वो पूरी पार्टी चलती है, तो उसी प्रकार से ये। ठीक है, मगर जो अर्लियर नेशनलिस्ट थे वो भी कहते हैं ना भैया हम भी नाम दे रहे हैं, वो भी नाम देते हैं रास बिहारी घोष,
लेजेंडरी आदमी थे। रास बिहारी घोष बिहार के थे। एक बहुत परिचित कहानी है कि एक शायद कौन से कोर्ट में बैठे हुए थे, तो फॉरेन के विदेश के लोग आए हुए थे, तो उनका भाई साहब का कहना था कि मैं फ्रेंच में बात करूंगा या जर्मन में बात करूंगा। कोई है माइका लाल जो बात करेगा? तो ये भाई साहब खड़े होते हैं, बोलते हैं मैं उर्दू में भी बात करूंगा, हिंदी में भी बात करूंगा, इंग्लिश में भी बात करूंगा, जापानी में बात करूंगा, फ्रेंच में भी बात करूंगा, जर्मन में भी बात करूंगा। वो थे आप सभी के रास बिहारी घोष। तो उधर से आप सभी का इनका नाम डाला गया, इधर से इनका डाला गया। ठीक है, अब आप कमेंट में बताइए भैया सूरत स्प्लिट का प्रेसिडेंट कौन था? ठीक है, द सूरत स्प्लिट वेयर द वीकेंड द नेशनल मूवमेंट। जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बोला था ना कि सूरत स्प्लिट जो था भारत का नेशनल मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट था। फिर हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे लखनऊ पैक्ट 1916। अभी नहीं पढ़ेंगे अभी मत सोचना कि अभी पढ़ाएंगे, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। वहां पे क्या होता है? मिलन होता है। अभी क्या हो रहा है? ब्रेकअप हो रहा है, अभी जुदाई हो रहा है। ठीक है, जा सनम जा, अगले जन्म में मिलेंगे। अगले जन्म में नहीं मिलते हैं, बस 7 हो गया ना जी, 7 8 9 साल के बाद फिर मिलते हैं। बोलते हैं सनम तुम्हें हम जाने नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन ही नहीं है। तो बस सनम फिर मिलते हैं वहां पे। ठीक है, अभी सनम की जुदाई हो रही है, फिर बाद में मिलन होगा। तो मिलन के टाइम में ये कहानी को कनेक्ट करेंगे, तो ये कहानी को यहीं तक रखते हैं, बाद में मिलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मिलाएंगे भी कहानी को। हिस्ट्री लाइक 3D है दोस्त, सब डायमेंशन से पढ़ो, मजा आएगा। ठीक है, अब क्या है कि जो एसरेटिव लीडर्स थे भैया, उनके विषय में कुछ जान ले। ठीक है, न्यू एंड यंग ग्रुप ऑफ लीडर विद इन द कांग्रेस हु डिड नॉट एग्री विद द मेथड एंड आइडियोलॉजी ऑफ द नेशनल अर्लियर नेशनलिज्म। जो पुराने लीडर थे, उनके वो मेथड्स को और आइडियोलॉजी को क्या करते थे भाई साहब? एग्री नहीं करते थे। मेथड क्या था? पढ़ा चुके हैं बबुआ, अब मत बोलना कि भैया क्या मेथड था उसका, नहीं समझ में। अबे 3P पढ़ाए थे ना सारा मेथड। हाँ, बढ़िया से पढ़ाए। अगर नहीं देखो तो पिछला क्लास देख लेना, चैनल पे प्लेलिस्ट बन गया है। ठीक है, सारा चीज कहानी में कनेक्ट कर रहे हैं मेरे मित्र। ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइन यहाँ बोल रहा हूं तो बस बोल दिया था, वहां पे बोले हैं, ये चीज पढ़ा है, उससे कनेक्ट है ये चीज है। वो कहानी हम वहां तक छोड़ दिए, वो कहानी आगे 1916 में कनेक्ट करेंगे। देखो किस तरह कहानी छोड़ रहे हैं, फिर कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये कहानी कहां से कनेक्ट हो रहा है? उसका मेथड से इसके मेथड का डिफरेंस। ठीक है, फिर क्या है? दिस एंग्री यंग मैन, क्योंकि ये जवान होते हैं, जवानी के जोश में होते हैं ना, तो जवानी का खून बड़ा तगड़ा होता है, हम पूरे गुस्सा में होते हैं। किताब लिख रहा है गुस्से में, मैंने लिख रहा है यंग मैन, पूरे गुस्से एकदम दमदार। वो क्या कहते हैं? स्टूड द कंप्लीट स्वराज एंड बिलीव इन अ मास मूवमेंट। हम विश्वास करते हैं स्वराज पर, मतलब आजादी पर, और मास मूवमेंट पे। ये छोटी मोटी लड़ाइयां हमारी बस की बात नहीं है, ये सब लड़ाई हम लोग नहीं लड़ते हैं। बस बंगाल में फाइट करेंगे, पूरे देश में चलाएंगे, मास मूवमेंट चलाएंगे, पूरे देश के लिए हम लोग लड़ेंगे और इस देश से अंग्रेज को भगा कर रखेंगे। नेशनलिज्म। अब तुमको ऐसा लग रहा होगा यार मन में, अरे साला इससे पहले जो था यार अर्लियर नेशनलिस्ट, सब बड़ा खराब आदमी था यार, खत्म आदमी था यार, वो लोग ऐसा मांगे नहीं किया। यही चीज जीवन में सीख लो, हर चीज परिस्थिति के अकॉर्डिंग होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर चीज होता है। अब उस समय जो सिचुएशन था 1885 द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, और इससे पहले क्या हुआ था 1857, जस्ट हम लोग पहली बार वर्ड खड़ा किए थे कि अब तुम गलत कर रहे हो, पहली बार एज ए मास, एज ए लार्ज। ठीक है, और 1885 में पहली बार एक पार्टी बनाई गई, पूरे देश को कनेक्ट किया गया। इसी के साथ सुंदरनाथ बनर्जी की पार्टी भी, कॉन्फ्रेंस वाली जो पार्टी थी, इन्हीं के साथ ज्वाइन हो गई। और यार कितना दिन हुआ, 15 साल इधर, 15 से 20 साल हुआ था। तो यार अचानक तुम किसी का कॉलर थोड़ी पकड़ लोगे। हाँ, अगर तुम्हारे कोई लीडर गलत कर रहे हैं, तुम सीधे उसका कॉलर नहीं पकड़ सकते हो, पहले उसके पास जाओगे चपरासी बन के, नौकरी लेके, फिर धीरे धीरे बिस्कुट चॉकलेट खाओगे उसके साथ, थोड़ा सा पैर वैर दबाओगे, फिर 2-4 साल, 5 साल, 10 साल रहोगे, तुम्हारा बेटा हो जाएगा, फिर बेटा जाएगा सीधे कॉलर पकड़ दूध थाप देगा। वही चीज ही था। ठीक है, लाइफ एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलता है पूरा। देखो फ्रीडम प्रोसेस, पूरा प्रोसेस चला, पार्टी बना, डायरेक्ट विरोध नहीं किया उसका, निवेदन किए, अब ये लोग बांध के मारेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो आएंगे वो तो और गंदा मारेंगे, और लास्ट में आते थे मार के भगाएंगे। ठीक है, और भगाते तक का कहानी सुनाएंगे। अंग्रेज को लाए थे हम ही इस चैप्टर में, इस क्लास में, और भगाएंगे भी हम ही, कैसे भगाएंगे अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी यहां तक आप सभी का रहा। ठीक है, उसी ग्रुप का नाम है आप सभी का अर्लियर नेशनलिस्ट। क्योंकि जितनी बातें अगर आप पढ़ते जाओगे ना, आप बोलोगे मास्टर सब तो बग दिए होगे, आप क्या पढ़ता रहे हो तुम। ठीक है, उस क्या है, दे आर सो लुक्ड बिकॉज दे हैड द डिफरेंट
outcome of the advocate activities and a residence to the British imperialism. उनका जो किंगडम वाला जो प्रोसीजर था, उनका वो विरोध कर रहा था, वो अलग था भाई। वो नहीं करता है तुम महारानी बनकर रहोगे, तुम हैंडल करोगे पूरा, ये सारी चीजें नहीं होगी। हम लोग आ चुके हैं अब युद्ध में और लड़ेंगे, अब लड़ाई होगी, अब मजा आएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, 3 प्रोमिनेंट लीडर, जिसके विषय में मैं सारी बातें जो कर रहा हूं, जो भी कहानियां मैंने सुनाई, किसकी लीडरशिप के अंदर में हुआ, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। 3 व्यक्ति का नाम को एक फेमस ट्रीनो के नाम से जानते हैं, लाल बाल पाल, जो मैं चैप्टर में 10 बार बोल चुका हूं। तुम भी सोचते साला ये है कौन भैया, इतना बार जो आप बोल रहे हो। यही वही महापुरुष है भैया, जो सारे कांड करते आ रहे हैं, और इन सभी का योगदान है इस देश को आजाद दिलाने में। इस देश में डायरेक्ट फ्रीडम के लिए कोई खड़ा नहीं हो गया। कैसे खड़ा हो जाओगे भाई, कैसे? तो 2 था मार के गिरा देगा अगर खड़ा हो जाओगे तो। सबको यूनाइट कैसे करोगे? कोई भी चीज गलत है, आपका गांव का मुखिया गलत कर रहा है, आपके एरिया का एमएलए गलत करता है, आपको लग रहा है गलत कर रहा है, सबको कैसे पता चलेगा? इस तरह अंग्रेज गलत कर रहा है, सबको पता कैसे चलेगा? सब लोग एक साथ विरोध में कैसे खड़ा होगा? ट्विटर थोड़ी ना ट्वीट कर दिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट आर द रास्कल गवर्नमेंट, that kind of stupid government, we have to throw out from our country, we have to assemble one place, we have decided that. ऐसा नहीं था मेरे मित्र। just go at the situation, there is a no mean of transportation, there is a no mean of communication। और यहां पे एक बहुत बड़ा हादसा होगा, अभी आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे या ज्योग्राफी में अगर आगे पढ़ाई करेंगे तो आप पढ़ेंगे, तो ग्रोथ पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम बर्थ रेशियो को लेकर चले तो पहली बात क्या होता है आप सभी का, ऑफिशियली जो होता है 80-81 में आपका पहली बार सेंसस होता है, पहली बार आप सभी का होता है। उसमें पहली बार पॉपुलेशन को पूरा काउंट किया जाता है, हर चीजों को में मेजर किया जाता है। तो सबसे ज्यादा डेप्थ पाया गया, वो मतलब माइनस में पाया गया आप सभी का 1911 से लेकर 1921, मतलब सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ क्या बोले भाई, माइनस में था यार, -5 और माइनस कुछ था। और देश आजाद होने के बाद भाई साहब पॉपुलेशन में बास्टर आ गया। ठीक है, बहुत कुछ है आगे, वो सारी चीजें बस थोड़ा बहुत कनेक्ट कर दिया आपको। ठीक है, याद आएगा अगर आप आगे आप कभी पढ़ोगे ना, वो चीजें याद आएगी हर सब्जेक्ट को जब आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये चीजें थी यहां तक। इसके बाद क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसरेटिव नेशनलिस्ट, एग्जाम में पूछ लेगा 1 मार्क 2 मार्कर का क्वेश्चन है आपका, 1 मार्कर का नहीं आता, 2 मार्कर का जो आता है एमसीक्यू जो पूछ लेगा कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव था कि इमीडिएट, तुरंत, तुम लोग जो भी जवानी में हो बोलोगे पापा घड़ी चाहिए, घड़ी अपने लिए नहीं चाहिए, उसकी बर्थडे आ रहा है, तो बर्थडे आ रहा है तो तुम घड़ी गिफ्ट दोगे, स्मार्ट वॉच का जमाना है। ठीक है, तुम घड़ी गिफ्ट दोगे, तो पापा बोला ठीक है अगला महीना ले लेना। नहीं पापा हमको आज ही चाहिए। अब यार गजब पागल आदमी है, आज ही चाहिए यार, ये कैसा बात हो यार, 2000 की घड़ी आती है, आज कैसे दे देंगे, तुम्हारे पापा का 7000 का सैलरी है। नहीं नहीं हमको आज ही चाहिए, नहीं देंगे तो हम नहीं खाएंगे, नहीं जाएंगे स्कूल। बस इसी तरह ये लोग पकड़ के बैठ गए, ना ना हमको कुछ नहीं, अभी तुरंत हमको इमीडिएट। हम नहीं कह रहे हैं, ये बात किताब लिखा है, ये मत सोचना कि हम कह रहे हैं, हम तो बस माध्यम है, आई एम द मीडियम। सारी बातें यहाँ की है मेरे मित्र, बस मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, क्या बोला कि हमको स्वराज चाहिए, मीनिंग द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें आजादी चाहिए। तो जितना पुराना वाला था वो माथा पकड़ लिया यार, बोला यार क्या क्या बोल दे रहा, आजादी चाहिए। अरे भाई साहब किस स्थिति में है, और तुम तीनों यार क्या काम कर रहे हो। 3 आदमी का जोड़ी बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक आदमी हो तुम तीनों यार, सीधे आजादी का मांग कर ले यार। हे भैया अब हमसे ना होगा, तुम लोग संभालो। ठीक है, तो सीधे ही लोग आजादी का मांग कर दिया। अब अंग्रेजों यार बड़ा ताजुब हो गया यार, पहली बार, और पहली बार अंग्रेजी मतलब इंडिपेंडेंस की बात किया, स्वराज का पहली बार। सबसे बड़ी बात ये है, सोच के देखो, पहली बार आजादी का मांगने का बात किया कि हमें आजादी दो। इतनी औकात नहीं थी, इतनी स्थिति खराब थी हमारी कि हम ये नहीं बोल पाए कि हमें आजादी दो। सोच के देख मेरे भाई, इमेज करके देखो क्या सिचुएशन होगा, क्या सीन होगा। उस सीन को अपने दिमाग में विजुअलाइज करो, पहुंच जाओ 19 ईस्वी में, सोचो उस समय को बस। और इस चैप्टर पढ़ने के बाद बैठ के 10 मिनट सोचना, 15 मिनट, पूरा चैप्टर में क्या क्या चीज चला, बस एक बार 10 मिनट बैठ के सोच लिए ना मेरे दोस्त, चैप्टर का रिवीजन हो गया। ठीक है, तो कहानी यहां तक पहुंच गई थी। ठीक है, ये था एसरेटिव नेशनलिस्ट का। ठीक है, ये जो एक्टिव हुआ, लोग विरोध किया, ये चीजें थी। अब पढ़ते हैं भैया साहब मेथड क्या था।
लगा मास्टर बड़ा मजा आ रहा था यार, काहे छोड़ दिया उसको, कहानी कनेक्ट कर। हाँ कनेक्ट कर रहा है। अब वो क्या हुआ, उसका मेन काउजेस हो गया हमको आजादी चाहिए। अब जो माथा पकड़ कर बैठा था इट्स अर्लियर नेशनलिस्ट, वो बोला कैसे, ओ फिर ये बोलता ऐसे, समझ में आया? ये अर्लियर नेशनलिस्ट बोलता है कैसे, तो जो तुम्हारा एसरेटिव नेशनलिस्ट है वो क्या बोलता है, ऐसे। कैसे बोलता है, ऐसे। याद रहेगा? चलिए याद हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा जी। ठीक है, चलिए तो मेथड ये है कि मेन फोकस जो था इनका क्या था कि गेट ए लार्ज शेयर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री एंड एंड द ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सपोर्टेशंस ऑफ इंडिया। इसका मेन फोकस जो था वो था भैया साहब कि जो आप इस देश के एडमिनिस्ट्रेटिव में, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या हुआ कि इस देश को चलाने के लिए एक्सिक्यूट लेजिस्लेटिव में बड़ा हिस्सा हमें दो, क्योंकि देश हमारा है, इस देश में रहने वाले लोग हम लोग हैं। और दूसरा चीज क्या कहा, एंड द ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। ये सबसे बड़ा रीजन था, अंग्रेज इस देश में टिक पाया बस इसके वजह से, सबसे बड़ा रीजन। उसके जितने भी कारोबार थे, जितने भी आय का सोर्स था, आय का सोर्स सबसे बड़ा था प्राइमरी सेक्टर, बाद में हो जाता है सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन जब होता है। जो भारत क्या होता है, द मीडियम ऑफ रॉ मटेरियल, और वो क्या होता है, मीडियम ऑफ फिनिश गुड, जो मैंने पिछले चैप्टर में मैंने कुछ कनेक्टिविटी में आप सभी को बता दिया था। मजा आ रहा है? अरे मास्टर मजा तो आ रहा है दोस्त यार, तुम पहले काहे नहीं मिले हमको यार। हर चीज एक टाइम में नहीं मिलता दोस्त, मिलते रहेंगे जीवन में, बस ट्रस्ट करके पढ़ते रहो, फिर बोलना गुरु मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें था। तो पहला जो उनका जो स्टेप लिया वो लिया स्वदेशी। अब आपको मैंने थोड़ा देर पहले कहा था ना कि स्वदेशी बॉयकॉट को बताएंगे क्या चीज है, अभी देखना बढ़िया से फील करके बताएंगे। तो स्वदेशी सिंपल कहा था भैया साहब, अपने चीजों का इस्तेमाल करना, मतलब अपनी वाली को रखो और जो तुम्हारे साथ जो थी उसको भगाओ। ठीक है, क्या है स्वदेशी मतलब कि प्रोड्यूसिंग द नेसेसरी आइटम्स इन वन ओन कंट्री एंड यूजिंग देम द वन यूज विदाउट बिंगिंग द डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट गुड। डिफिनेशन को रट लो, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय स्वदेशी, यू हैव टू राइट दैट कि स्वदेशी मतलब क्या है, प्रोड्यूस करना, बनाना, किस चीजों को, नेसेसरी गुड्स को इन अ वन ओन कंट्री, खुद के देश में। क्या बोला पहला, प्रोड्यूस करना उस किस चीजों को, सबसे जरूरत चीजों को, कहां पर, अपने देश में ही, और क्या है, यूजिंग देम फॉर वन यूज, मतलब एक दूसरे के काम आने के लायक। और हमें किसी भी इंपोर्ट गुड पे क्या नहीं रहना है, डिपेंड नहीं रहना है। यह है स्वदेशी का डिफिनेशन। स्वदेशी का डिफिनेशन सिर्फ ये नहीं है कि अपने देश का प्रोडक्ट यूज करना, स्वदेशी का डिफिनेशन इसी के साथ एक और जोड़कर ये लाइन वो सिचुएशन बता रही है कि हमें जो इंपोर्ट गुड आ रहा है, इंपोर्ट गुड मींस द फिनिश गुड जो आ रहा है ब्रिटेन से, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन के बाद यहां से रॉ मीडियम, क्योंकि अगर उसको हम बंद कर देंगे तो रॉ मटेरियल लेकर क्या करेगा जी, लूडो को टिक खेलेगा नहीं ना। तो जैसे उसका हम लोग इंपोर्ट गुड को बंद करेंगे, इंपोर्ट गुड को मना करेंगे एट ए टाइम, वहां पे क्या होगा, रॉ मटेरियल सप्लाई होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे नीडेड ही नहीं है। और ये जैसे होगा तो टैक्स सिस्टम में तुरंत चेंजिंग आएगा, तुरंत चेंजिंग आएगा, क्योंकि जो आपने नियम बनाया था, ठीक है, टैक्स सिस्टम में लोगों ने क्या नियम बनाया था कि भारत से जितना भी प्रोडक्ट जाए उनके देश नो टैक्स, फ्री टैक्स। ठीक है, और भारत से अगर कोई फिनिश गुड बाहर जाए 100% टैक्स, और किसी देश से भारत में अगर कोई प्रोडक्ट आए 100% टैक्स। यार मतलब कोई भी चीज 100 रुपया खा रहा है, सीधे हो जाएगा 200 का है। और अगर कोई चीज यहां से वहां जा रहा है तो 100 रुपया का है, प्रॉफिट मार के बेचोगे तो 150 रुपया में बिकेगा। अरे प्रॉफिट कितना कम मारेगा, 10 रुपया मारेगा, 210 रुपया। अब जो कोई प्रोडक्ट आपको 150 में मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट आपको 210 में मिल रहा है, कौन लोगे? बोलेगा 150 वाला ही सही है बे, कम में पैसा में बढ़िया वाला मिल रहा है। बस ये स्टेप जो लिया गया, ये स्टेप आगे फॉरवर्ड किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। अभी आप एक वर्ड भी पढ़ेंगे, आप महात्मा गांधी इसी चीज को फॉलो किया। अगर महात्मा गांधी जी हिस्ट्री ना पढ़ के आते, या पढ़ते नहीं कि कंडीशन क्या है देश का, शायद ना समझ पाते।
ठीक है मेरे मित्र। इसके बाद एक और शब्द था बॉयकॉट, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। ये दोनों क्या है ना, डिपेंडेंट है। सिंपल है ना कि आपको अगर नई गर्लफ्रेंड को एंट्री देना है ना, पिछली वाली छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ोगे बमबोट हो जाएगा, मतलब भैया पता चलने के बाद ये भी गई वो भी गई, भिखमंगे हो जाओगे। ठीक है, तो बस इसी तरह खेल है स्वदेशी और बॉयकॉट में। स्वदेशी तुम्हारी है प्रेजेंट, मतलब जो आने वाली है। तुम्हें तो ब्यूटीफुल लड़की देखी है, ठीक है, मैम बहुत सुंदर है, नीमन है, पढ़ने में बढ़िया है और हिस्ट्री भी बढ़िया पढ़ती है। ठीक है, वो नीमन लड़की आपकी स्वदेशी है। जो अभी तक आपके पास है ना, वो बॉयकॉट है। ठीक है, उसको आपको भगाना है, क्योंकि उसको लाना है। अगर नहीं भगाओगे, दोनों को एक साथ लाओगे एकदम, फिर मिक्स हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री वाला सीन हो जाएगा और दोनों की केमिस्ट्री फिर जमेगी नहीं। और जब केमिस्ट्री जमेगी नहीं तो फिर मजा आएगा नहीं। तो जैसे इसको भगाइएगा तो इस शिफ्ट होगी। ठीक है, तो इसको भगाइएगा मतलब क्या है, एक चीज समझ में आया कि भाई साहब ये आएगी तो ये ऑटोमेटिक चले जाएगी। बस ये बताने का कारण इसीलिए था कि यहां बोलता है बॉयकॉट का मतलब व्हेन यू एक्सेप्ट द स्वराज, स्वदेशी, एट अ टाइम यू ऑटोमेटिक यू विड्रॉ बॉयकॉट। बॉयकॉट मूवमेंट मींस abstaining फ्रॉम द परचेज ऑफ द ब्रिटिश गुड, मतलब जो विदेशी प्रोडक्ट था उनको क्या क्या नहीं करना, हमें खरीदना नहीं है। खरीदना नहीं करना मतलब इस्तेमाल नहीं करना है। इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर हम कुछ चीज प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो इससे मतलब स्वदेशी मतलब अपना देश का इस्तेमाल करना होगा। और अगर अपना देश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हम खरीदेंगे ही नहीं। समझ में आया कैसे लिंक हुआ, कैसे ये दोनों लिंक है और कैसे तुम्हारी वाली और तुम्हारे बाले में लिंक है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर वो ये समझ में आ गया तुम्हारी वाली को भूल जाओ, अगर नहीं आया तब इसको लिंक करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे पता है तुम खुरपात है, तुम अभी 10th में है ना, बड़ा खुरपात है, तुम्हारा दिमाग 3 जगह चल रहा होगा। अभी सोच पढ़ भी रहा होगा, सोच रहा होगा वो लड़की देखी थी यार, मुस्कुरा रही थी, क्या करे, अब 1 महीना स्कूल बचा है। नहीं छोड़ो ना, बाद में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट हो जाएगा। अरे नहीं यार अभी ऑफलाइन में है, जो भी होगा अभी ये हो जाएगा। नहीं यार अभी एग्जाम टाइम है, अगर अभी मना कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर पढ़ाई खराब हो जाएगा। ये सब चल रहा होगा तुम्हारा, अभी पढ़ते टाइम भी चलता है कभी कभी। तो भैया इसको भी साइड रखो, कड़ा यहाँ मजा लो। ठीक है, अभी तुमको यार 100 साल पुराना कहानी हम दिखा रहे हैं और तुम मजा नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो ये पूरी कहानी यहां तक रही। और एक लाइन लिखना है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन्स। याद रहेगा ये लाइन, लाइन याद रखना। आंसर राइटिंग जब आप आंसर लिखेंगे तो ये लाइन लिखेगा ना, तो मास्टरवा का दिल करेगा कि तुमको दामाद बना दे। ठीक है ना, मन ऐसा कर जाएगा टीचर का जो कॉपी चेक करेगा कि भैया इसको दामाद बना देते अपने घर का। ये लाइन लिखना, स्वदेशी एंड बॉयकॉट आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, मतलब एक सिक्का का दोनों साइड जो है, एक साइड स्वदेशी एक साइड बॉयकॉट है। मतलब एक सिक्का जब आप उछालते हैं तो आपको ऊपर वाला हेड या टेल कोनो एक के दिखता है। ठीक है, उसी तरह एक अपने आप झपा जाता है, वही सीन इसके साथ है। ठीक है, तो यहीं पे एक खतरनाक लाइन बोला जाता है इसके द्वारा आप सभी का, क्या कहते, तिलक के द्वारा। जो बात आपको मैंने एक लड़की को लेकर एग्जाम्पल जो दिया कि आपके साथ आएगी जाएगी, ठीक है, तो ये चीज स्वराज के लिए था, मतलब ये लाइन स्वराज बोलता है। ठीक है, उसको बस मैंने लिंक किया है। स्वराज क्या बोलता है? स्वराज इट मीन्स की तिलक कहता है कि व्हेन यू एक्सेप्ट स्वदेशी यू मच फॉरगेट और यू मच बॉयकॉट द फॉरेन गुड। When you accept स्वदेशी you must boycott foreign goods। क्लियर मेरे भाई, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है कि उनका मेथड क्या था, क्या करना चाह रहे थे। ठीक है, ये था मेथड, 2 मेथड। अभी और भी मेथड है, उनको भी पढ़ते हैं। तीसरा मेथड है, ये चैप्टर थोड़ा अच्छा खासा चैप्टर है क्योंकि इसमें थोड़ी लंबा टाइम लेता है, क्योंकि अब लंबा टाइम लेगा, अब एक एक टाइम जितने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अब बहुत खतरनाक टाइम आ गया। तो आप सभी का नेशनल एजुकेशन के विषय में बात करते हैं। नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन उन लोगों ने प्लान किया कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी सरकारी संस्था थी उनको क्या करते हैं भाई साहब, रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस एट द सेंस क्या था कि जो संस्था चल रही थी वो चल रहा था गवर्नमेंट के थ्रू भाई साहब। और मैकाले ने मिशनरीज एजुकेशन भारत में ला दिया था कि 33% पे पास, 33 पहले नहीं था, पहले था 32.5% जो लाएगा वो पास हो जाएगा। तो फिर ये 33% कैसे बन गया मास्टर, थोड़ा ये भी बताओ। आप लोग भी पास हो जाओगे 33% कैसे? अरे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किया था। समझ आया, कैलकुलेशन इजी। और यही क्या रखा सर, ये भी दिमाग में आएगा, कभी आया दिमाग में कि 33% ही पासिंग मार्क्स क्यों रखा? उन लोगों ने ओरिजिनल 32.5 नंबर रखा था। ये ऐसी बातें बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा मेरे मित्र। ठीक है, क्योंकि लोग पढ़ाते मजबूरी में है, हम मजबूरी में नहीं पढ़ा रहे हैं,
हम पढ़ाई को, हम टीचिंग को सेलेक्ट किए हैं कि अब जिंदगी में बस पढ़ाना ही है, पूरा जीवन बस पढ़ाना ही है, और इस देश की यूथ को पढ़ाना है। और हम खुद एक यूथ है, तो हम आपको बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, और 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ हूं मेरे मित्र, मेरी खुद की संस्था है, ठीक है। तो उन लोग का क्या था कि आपका 65% ब्रिटेन का आप सभी का पासिंग है। अगर किसी को ब्रिटेन में पास होना है, सिर्फ पास करना है, तो आपको 65% मार्क्स लाना होगा। यहां पे शायद 65% पे क्या होता है जी, फर्स्ट डिवीजन की सेकंड डिवीजन होता है। तो भैया 33 कैसे रख दिया? इस देश के लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा था, इसलिए सीधे 33 कर दिया, ठीक है। चलिए ये सब बातें बताते रहेंगे, नई नई चीजें बीच बीच में बताते रहेंगे, क्योंकि नॉलेज को इनहेंस करना है आपसे, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, रिप्लेस किया दैट द गवर्नमेंट कंट्रोल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज को बंगाल नेशनल कॉलेज एट कोलकाता में खोला गया। इसके बाद आप सभी का चेन्नई में एक आप सभी का नेशनल कॉलेज खोला गया, ठीक है, सेट किया गया एज ए नेशनल स्कूल के रूप में आप सभी का, ठीक है। इनके बाद क्या था आप सभी का, पैसिव रिसेंशंस। ये क्या होता है भाई? एक्चुअली क्या था आप सभी का, जो एसरेटिव लीडर्स जो थे, थोड़ा पेन छोटा करें, थोड़ा बड़ा ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, जो एसरेटिव जो आपके लीडर्स थे, ये विश्वास करते थे एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। ये तो सबकी पॉलिसी थी ना यार, गांधी जी भी तो ये फॉलो किए थे, मतलब इन्हीं के बाद फॉलो किए थे, गांधी जी बाद में आए थे, ठीक है, कि हम लोग शांति से ही काम करेंगे, नॉन वायलेंस ही करेंगे, और एक मास मूवमेंट में करेंगे, और वो भीख मांगने वाला काम नहीं करेंगे। शब्द इस्तेमाल किया है, बेगरिंग, मैं नहीं बोलता, शब्द इस्तेमाल किया गया, बस मेरा बोलने का तरीका थोड़ा इस तरह है। वो भीख मांगने वाला काम नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट निवेदन वो नहीं करेंगे, हम अपना आंदोलन करेंगे शांति प्रिय, मारेंगे काटेंगे किसी को नहीं। अगर उस समय फिर मारना काटने पा जाता फिर दिक्कत आता, मारेगा काटेगा अभी नहीं, बस 10 साल आने दो, नेक्स्ट चैप्टर तक में पढ़ लेंगे, ठीक है। बिसाइड द अबव द मेथड्स विद अदर यूज बाय द लीडर, ठीक है। इसके बाद आप सभी का रिवेलियम क्या होता है? एसरेटिव नेशनलिस्ट क्या है? रिवाइज्ड करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट बाय द रिफर्मिंग्स टू द इंडियाज पास्ट ग्लोरी। यस माय डियर भाई, यहीं पे आया हिस्ट्री का काम। हिस्ट्री के लोगों ने हिस्ट्री का उपयोग किया, कैसे किया वो देखते हैं। क्या किया, जो लीडर्स थे भाई साहब इस मूवमेंट के, उन लोगों ने क्या किया, धर्म को जोड़ना स्टार्ट किया। दिस लीडर्स प्लान टू द नेशनल मूवमेंट ऑन ए पीपल रिलीजियस बिलीव, मतलब लोग जिस पे विश्वास करते थे उन्हीं से उसको जोड़ते थे। जैसे क्या है, शिवाजी त्योहार मनाते थे, शिवाजी फेस्टिवल, तो आप 1898 में त्योहार मनाना स्टार्ट किया कि उसमें आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिए। इससे क्या होगा, लोग यूनाइट होगा, ठीक है, लोग मिलेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ गेम चलाया जाएगा, या कुछ ऐसा फिजिकल काम करवाया जाएगा, अभी और पढ़ेंगे। इसके बाद क्या था, पर्सनल सैक्रिफाइसेस। द फॉलोअर्स ऑफ द मूवमेंट यूज सेल्फ रिलायंस एंड वेयर बी द रेडी फॉर द सेल्फ satisfy suffering and the hardship of achieve their goal। बस इसके बाद ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो दो जो बताया और ऊपर वाला 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैसिव, दो तो भैया याद ही रखना, मैसिव मास इनवॉल्वमेंट क्या है, दे हैड द अबेंडिंग द फेथ ऑफ द स्ट्रेंथ फ्रीडम ऑफ द मास। सारी बातें बता चुका हूं भाई साहब। सिंपल ये विश्वास करता है कि मास मूवमेंट के रूप में सारी चीजें हों, और इसका मतलब क्या था, पर्सनल सेक्रीफाइस क्या था, जो भी व्यक्ति धर्म के प्रति है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या उसके प्रति हार्डशिप कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो भैया उनके प्रति काम हो जाए, ठीक है, उनको उसके प्रति, जो व्यक्ति जिससे जुड़े हुए हैं। कैसे? जैसे मोदी जी देखो, जो धर्म से लोग जुड़े हुए हैं उसको धर्म में सपोर्ट कर रहे हैं, जो व्यक्ति खेल से जुड़ा हुआ है खेल में सपोर्ट कर रहा है, बस वही ठीक है। चलिए अब यहां तक की कहानी खत्म हुआ, अब लास्ट पढ़ते हैं, इसके बाद 3 लीडर की बातें करेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग भाई साहब द रिप्रेसिव मेजरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये सारी चीजें तो कर दिया उन लोगों ने, अब इनके बाद भुकाई तो करना होगा। अगर उन लोगों ने क्या डिसीजन लिया, उन लोगों ने सीधा क्या किया, लॉन्च किया एक कैंपेन को, किसके खिलाफ, जो भी लाल बाल पालते एसरेटिव लीडर्स के खिलाफ में एक कैंपेन चलाया। उसमें क्या किया, 1908 में 1908 में क्या किया, तिलक को उठाओ, ट्रायल लो और सेंटिमेंट करो और 6 साल के लिए जेल कर दो, इम्पीचमेंट। तिलक को 6 साल के लिए जेल कर दिया। नहीं बोला कि बहुत कमजोर पड़ेगा। इसके बाद क्या, लाला लाजपत राय को क्या कर दिया, डिपोर्टेड टू द बर्मा विदाउट ट्रायल। लाला लाजपत राय को बर्मा भेज दिया, ठीक है।
अभी शायद म्यांमार नाम है, बर्मा पुराना नाम था, ठीक है। विदाउट ट्रायल, ट्रायल नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसके बाद क्या किया, न्यूज़पेपर को क्या कर दिया, बैन एंड द मीटिंग्स वेयर द प्रोहिबिटेड। जो न्यूज़पेपर था उस पर बैन लगा दिया कि नहीं, न्यूज़पेपर अब नहीं चलेगा, तुम लोग बहुत काम कर दिए। ये बहुत ज्यादा कारनामा हुआ दोस्त, देखे ना कितना हालत खराब कर दिया अंग्रेज का, ऐसा लगा कि हम लोग मैच जीत रहे हैं, पर ये स्टेप देखो। फिर क्या किया, आप मीटिंग नहीं ले सकते, हटाओ मीटिंग जो ये सिंबल है ये सब हटाओ, समझ में आया, ये चीजें थी। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद हम लोग 3 लीडर के विषय में एक एक करके फटाफट पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो अब कहानी समझते हैं उस 3 हीरो के विषय में, जिस हीरो को हम लोगों ने उसकी पूरी कहानी देख लिया, सब कुछ को हम लोगों ने देख लिया। अब है पहला कहानी के पहले कैरेक्टर, पहले हीरो का नाम आता है बाल गंगाधर तिलक, द लेजेंडरी। शकल याद रखिएगा, फेस याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में फेस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फेस से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। कि आपको इसका इमेज दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये इमेज किसका है, इनके द्वारा कौन कौन सी किताब लिखी गई थी, इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, 10 नंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, तिलक भैया साहब देखिए तिलक लगाए हुए हैं, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक, इसकी जन्म जो हुआ था, ठीक है। इसमें हमको 2 ही कंट्रीब्यूशन ही पढ़ना है, बस थोड़ा आपको ज्यादा नॉलेज देंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास जितना रखना है रख लीजिएगा दिमाग में, ठीक है। 1856 में इसका जन्म होता है और 1920 में, मतलब बिफोर बिगिनिंग ऑफ, वी कैन सी दैट एट द टाइम ऑफ बिगिन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एट ए टाइम। तो गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एसरेटिव नेशनलिज्म, फादर ऑफ एसरेटिव नेशनलिज्म, क्योंकि जो बाद में नरम दल मतलब गरम दल जो आया, ठीक है, वो उनके जनक इसी को कहा जाता है, वहीं से ये मूवमेंट शुरू, या यही इनके फादर कहलाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मतलब बोला जाए ना भाई साहब, फेमस रोल प्ले करते थे, ठीक है। किस चीज के लिए भाई साहब, कल्चर ऑफ पेटिज्म एंड मेकिंग द कांग्रेस मूवमेंट ब्रॉड बेस्ड। क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि इनका क्या सोच था भाई कि सिर्फ बंगाल तक में नहीं रहना है, हमें देश आजाद करवाना है, तो हमें और अब्रॉड जाना है, ब्रॉड करना है। और जो इसका कल्चरल को लेकर जो इसका व्यू था, कल्चर को लेकर कि भाई साहब शिवाजी वाला जो फेस्टिवल स्टार्ट करना है, कोई गेम स्टार्ट करना है, कोई त्योहार स्टार्ट करना है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें थी। और इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। और इसने जो डिग्री प्राप्त की थी, लॉ की डिग्री, मतलब ये एक वकील थे पेशा से, और इसने फाउंड किया था एक स्कूल जिसको आप सभी का पूर्ण न्यू स्कूल कहा जाता है, कॉलेज आप सभी का पूर्णिया में ये स्टेब्लिश किया गया था। इससे आपके एग्जाम में कोई सवाल नहीं आएगा, जस्ट मैंने एक बार गो थ्रू कर दिए, क्योंकि इतने महान व्यक्ति का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो थोड़ा हमें इसके विषय में जानना था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसकी कंट्रीब्यूशन का। तो पहला कंट्रीब्यूशन है आप सभी का डिमांड फॉर स्वराज। यहां पे एक स्टेटमेंट दिया गया था तिलक के द्वारा, याद रखिएगा, अभी स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तिलक हैज द फर्स्ट टू ओपन द डिक्लेयर टू डिमांड फॉर ए स्वराज। जो बातें मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्वराज मतलब फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, पहली बार जो मांग किया गया था वो आप सभी का बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। एमसीक्यूज के रूप में पूछ सकते हैं, यह था इसका डिमांड ऑफ स्वराज। इसी में एक ये लाइन बोलते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं कि ग्रामर का रूल तोड़ता है, ठीक है। कैसे, वो भी बता देंगे, ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और आई के साथ आपको पता है कि विल का प्रयोग किया जाता है, शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मगर एक्सेप्शन है कि जो भी कोटेशन ऑथर्स के द्वारा कहा गया है या फेमस पर्संस के द्वारा कहा जाता है, तो भैया वो वही रहेगा, कोई ग्रामेटिकल चेंजिंग नहीं करोगे, वो तुम्हारे अब्बू हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। ये सेंटेंस याद रखिएगा किसके द्वारा कहा गया था, और स्वराज पहली बार किसके द्वारा डिमांड किया गया था। और इसने ऑर्गेनाइज किया था लाठी क्लब, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बात किया कि वो कल्चरल में काम करते थे, लोगों को बीच में काम करते थे, ठीक है। अगर मैं किसी भी चीजों को नहीं समझा रहा हूं, छोड़ दिया जा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं समझा चुका हूं, वरना मैं आगे उसको कनेक्ट करूंगा, ठीक है। ये चीज को समझ कर रखिएगा, ठीक है। तो भाई साहब लाठी क्लब स्टार्ट किया, अखाड़ा फॉर ए फिजिकल ट्रेनिंग, क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग हमें होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके लिए लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया आप सभी का
लाठी कलम और अखाड़ा फॉर ए फिजिकल। इसके बाद क्या था आप सभी का प्रिसाइड नेशनलिज्म। ये क्या है आप सभी का, इसका मतलब क्या हुआ कि 1893 में तिलक ने स्टार्ट किया ट्रेडिशनल रिलीजियस गणपति फेस्टिवल। गणपति फेस्टिवल किस लिए, स्प्रीड करने के लिए आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, किसके द्वारा, गाना के द्वारा और स्पीच के द्वारा, मतलब देशभक्ति बढ़ाने के लिए इसने 1893 में तिलक ने क्या किया, वो गणपति फेस्टिवल को आप सभी का स्प्रीड किया, इस देश में फैलाया। ठीक है, क्योंकि उससे उससे क्या होगा, नेशनलिज्म जगेगा, लोगों के बीच में भावना पैदा होगी, किसके थ्रू, आप सभी का सॉन्ग और स्पीचेस के थ्रू। याद रहेगा, याद रखिएगा। 1895 में ही ग्लोरीफाई द शिवाजी, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, शिवाजी कब, गणपति त्योहार कब, आप सभी का 1893, और आप सभी का शिवाजी का त्योहार 1895। याद रहेगा डेट, याद रखिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिवाजी फेस्टिवल टू इनकरेज यंग महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के यंग लोग थे, जवान लोग थे, उनके लिए फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था कि उनको क्या करने के लिए भाई, इनकरेज करने के लिए। अब शिवाजी का त्योहार है तो शिवाजी के विषय में बताओगे, बड़ी सी पुतला लगेगा, मूर्ति लगेगा, और उसके विषय में बातचीत होगी, शिवाजी कितने महान थे, कैसे उसने देश के किंगडम को संभाला, कैसे अपना सब कुछ किया, कितने बहादुर थे। तो युवाओं को इसके विषय में, जैसे हम लोग भगत सिंह के विषय में सुनते हैं, तुरंत दम आ जाता है कि मारेंगे फाड़ के, उसी तरह। ठीक है, ही स्टार्टेड द 2 न्यूज़पेपर, इसके द्वारा 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। न्यूज़पेपर का नाम याद रखिएगा, पूछेगा। एक था आप सभी का मराठा, जो आप सभी का इंग्लिश में था, एक था आप सभी का केसरी, जो आप सभी का मराठी में था। ठीक है, ठीक है, और इसके द्वारा 2 किताब भी लिखी गई थी। 2 न्यूज़पेपर याद रखिएगा, 2 न्यूज़पेपर और 2 किताब याद रखिएगा। किताब कौन था आप सभी का, रीता रहस्य। दूसरा था द आर्टिस्ट होम ऑफ वेदास, द आर्टिस्ट होम ऑफ वेदास और गीता रहस्य। ये 2 किताब आप सभी का इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है मेरे मित्र, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्या क्या, हमें 2 ही पढ़ना है, 2 ही आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा। तीसरा भी जान लेते हैं। इसने एस्टेब्लिश किया था होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग तिलक ने सेटअप किया था। ठीक है, कहां पे, पुणे में। कब किया गया था, 1913 में, अटेंड करने के लिए कि सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन। मतलब हमें आप सेल्फ गवर्नमेंट दो, मतलब क्या है कि ऊपर में हेड आप ही रहो, जो हेड वाली पोजीशन है वो ब्रिटिश आप ही संभालो, हेड वाला जो है वो आप लोग इंग्लिश मैन जो आप ही संभालो, पर हमें सेल्फ गवर्नमेंट दे दो। ठीक है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जो बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जो बॉडी है, ये आप हमें इंडियंस को दे दो, हम इंडियंस को दे दो। ठीक है, ये चीज था आप सभी का होम रूल लीग का। ठीक है, इसके बाद क्या था आप सभी का, फ्रंटियल ऑफ गांधी जी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पॉलिसीज तिलक का था, ठीक है, वही चीज गांधी जी फॉलो करके चले। क्या, स्वराज और बॉयकॉट को गांधी जी ने फॉलो किया। ठीक है, याद रहेगा, 3 पॉइंट मैंने बता दिया, तीनों आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, किसका, बिपिन चंद्र पाल का बात करता है। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल जो आप सभी कहते हैं फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट ऑफ इंडिया या थॉट इन इंडिया। एक अच्छे विचारक थे, एक अच्छे सोच वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इसलिए इसको फादर ऑफ द रिवोल्यूशनरी थॉटर कहा जाता है। चलिए इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। पहला कंट्रीब्यूशन एज ए जर्नलिस्ट था, मतलब एज ए न्यूज में आर्टिकल देने के लिए। ठीक है, जर्नलिस्ट था। एज जर्नलिस्ट ही वर्क इन अ बंगाल पब्लिक ओपिनियन। ये क्या था भाई, पेपर का नाम था बंगाल पब्लिक ओपिनियन, द ट्रिब्यून एंड द न्यू इंडिया, ये 2। ठीक है, याद रहेगा, ये दोनों आप सभी का जो जर्नलिस्ट में, ये उसमें क्या करते थे भाई, काम करते थे, एज ए जर्नलिस्ट का रोल थी ये दोनों पेपर में। ठीक है, इसके बाद एज ए एजुकेशन में इसने क्या क्या काम किया। एजुकेशन में क्या किया इसने भाई साहब, बेसिक जो एजुकेशन है उसको फ्रीडम मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाया। बिपिन चंद्रपाल वांटेड द नेशनल एजुकेशन टू बी द बेसिक्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। मतलब जो नेशनल एजुकेशन है उसको बेसिक माना गया कि भाई साहब वो बेसिक चीज है आजादी के लिए, मूवमेंट चलाने के लिए। क्योंकि अगर लोग शिक्षित नहीं होगा, इसलिए तो नहीं बोलते गांधी जी को इतना क्रेज क्यों देते हैं देश के लोग, क्योंकि यार उस समय के 90% लोग इलिटरेट, पॉवर्टी,
उस समय गांधी जी सबको रोड पे लेके आ गए थे। इट इज नॉट इजी टास्क। आज देश का लोग 75% लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। अभी ला के दिखाओ पूरे देश को, सब नहीं ला पाओगे, उस समय ला दिया गया था। ठीक है। तीसरा कंट्रीब्यूशन है सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बिपिन चंद्र पाल चाहते थे रिमूव करने के लिए जो समाज में, और जो समाज में मतलब धर्म के नाम पे या सामाजिक नाम पे या इकोनॉमिकली जो भी भेदभाव है समाज में, उसको खत्म करना चाहते थे। जैसे क्या है सोशली, क्या है कास्ट बेस, इसको खत्म करना चाह रहे थे। दूसरा चीज क्या आप सभी का इकोनॉमिक बेस, या जो कोई अमीर है कोई गरीब है, इस बेस पे भी क्या था हम लोग बटे हुए थे। ठीक है। फॉर दिस दे मेड द फॉलोइंग एफर्ट, इसने ये एफर्ट किया। पहला चीज क्या किया कि अपोज द कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम के विरोध खड़ा हो गए। ठीक है। कास्ट सिस्टम्स और जो भी अदर्स रूल्स थे। ठीक है। इसके लिए क्या किए, अदर रेडिड रूल कन्वर्टिंग द इंटरडिनिंग एंड इंटरमिक्सिंग। ठीक है। ही एडवोकेट वुडू रीमैरिज। विडम रीमैरिज जो था, इसमें क्या था, ये एडवोकेट कर रहे थे एट द सेंस कि जो भी विडो रीमैरिज का कानून, मतलब कोई भाई डेथ हुआ उसको विडो रीमैरिज का ऑप्शन नहीं देते थे। तो उसके लिए भाई, क्योंकि मैंने पहले बताया ये सब वकील पढ़े लिखे बहुत लोग थे। ठीक है। ये फॉर्मूला अपनाया। तीसरा क्या किया, बिलीव किया कि वुमेन को एजुकेशन मिलना चाहिए। कहां देखा जी, हाँ वही, वुमेन को क्या है एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि वुमेन का बहुत बड़ा भूमिका है हमारे आजादी में भी। और यार कोई भी चीज होता है ना तो उसमें वुमेन की बातें होती है, क्योंकि एक लार्ज पोर्शन, आई थिंक अभी भारत में 75 से 77%, मतलब 47% वुमेन की संख्या है। तो आप इसको कैसे भूल सकते हो सर, इसके लिए काम करना होगा ना, और शुरू से काम हो रहा है, बट क्या है थोड़ा ब्रॉड होना जरूरत है। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग लाला लाजपत राय के विषय में, तीसरा। ठीक है। जिसको साइमन कमीशन 1829 में टाइम में, ठीक है, 1828 से लेकर 1829 में लाठीचार्ज करके इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन बोलता है बड़ा खतरनाक, अभी सुनेंगे। ठीक है। ये पंजाब श्री, पंजाब केसरी के नाम से, शेरे हिंद पंजाब के नाम से फेमस थे आप सभी के लाला लाजपत राय। फेस प्लीज डिटरमाइन कीजिए, याद रखिएगा फेस, आप सभी याद रखिएगा। ठीक है। ये चीज थे, वकील थे, राइटर थे, एडुकेटर थे, सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, ये सारी चीजें थी उसके द्वारा। ठीक है। हाँ, मैगजीन याद रखिएगा। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही फर्स्ट इंडियन टू लिंक इंपेरियलिज्म विद द कैपिटलिज्म। याद रहेगा, इंपेरियलिज्म विद कैपिटलिज्म। इंपेरियलिज्म मतलब क्या होता है ना कि वहां एज अ काइंड ऑफ मोनार्की चल रहा है, एक किंगडम चल रहा है। और कैपिटलिज्म क्या, लाइक अमेरिका, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चले मगर पैसा मूल ढांचा है। अभी इन सब चीजों को आगे बात करेंगे जब हम लोग वर्ल्ड वार पढ़ेंगे। ठीक है। वहां पे बात करेंगे सोशलिज्म क्या है, कॉम्युनिज्म क्या है, इंपेरियलिज्म क्या है, पूरा डेफिनेशन याद करवाएंगे। ठीक है। इसके बाद क्या था, ये पॉइंट भी बहुत हमको अच्छा लगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। तो पूछ लिया जाएगा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड के कांग्रेस के कौन थे, आप सभी का लाला लाजपत राय। याद रहेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा कुछ मैगजीन चलाई गई थी। मैगजीन का नाम है यंग इंडिया न्यूज़पेपर पंजाबी, मैगजीन का नाम है न्यूज़पेपर पंजाबी। ठीक है। वंदे मातरम एंड द पीपल, इसके द्वारा किताब लिखी गई थी नेशनल एजुकेशन। कौन सी किताब लिखी गई थी, नेशनल एजुकेशन के नाम का किताब लिखा गया था। सीधा एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लेगा, नेशनल एजुकेशन किताब किसके द्वारा लिखा गया था, हु रॉट द बुक, इट्स नेम इज अ नेशनल एजुकेशन। ऑप्शन दे देंगे आपको, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सरोजनी नायडू, इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। ठीक है। तो आप लोग इस तरह आंसर दीजिएगा। चलिए कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उसके बाद इस क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है। एजुकेशनिस्ट एंड द ए फोर्सफुल राइटर, मतलब भाई एक एजुकेशन में क्षेत्र में काम कर ही रहे थे, एक फोर्सफुल राइटर थे वो। ये क्या वो मतलब भाई समझते हैं। लाला लाजपत राय जो थे आप सभी के, ये भाई साहब प्रोलेमिक राइटर थे। ठीक है। प्रोलेमिक राइटर थे। When he was in a USA, जब ये यूएसए में थे, इसने स्टार्ट किया था मैगजीन यंग इंडिया। कौन सा मैगजीन, यंग इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बहुत बार पूछ चुकी है, आपके एग्जाम में फिर पूछा जा सकता है।
यंग इंडिया मैगजीन किसके द्वारा लिखा गया था और कहां पे किया गया था? यूएसए में। क्यों किया गया था? मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। जो भी मैसेजेस हैं स्वराज को लेकर, जो भी चीजें फ्रीडम को लेकर है, उसको भाई साहब स्प्रेड करने के लिए ये चीजें आप सभी का किया गया था। ठीक है, ये तीसरा पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? सोशल रिफॉर्मर्स। लाला लाजपत राय वाज एसोसिएट विद आर्य समाज। आर्य समाज से एसोसिएट थे। आर्य समाज से आपका कौन एसोसिएट थे? और राजा राम मोहन राय, सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आर्य समाज से, आर्य समाज मूवमेंट। ही वाज इंस्ट्रक्शंस इन द एक्सपेंशन ऑफ डीएवी कॉलेज एट लाहौर इन 1856 में। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किया इसने। क्या किया? डीएवी कॉलेज जो था लाहौर में, उसको क्या किया? एक्सपेंड किया लाहौर में 1886 में। मतलब कि उस समय भी ये साहब काम कर रहे थे, बट एज ए मेन लीडर के रूप में नहीं थे। ही ओपेंड और पांचेस हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। और पांचट मतलब क्या होता है कि भाई साहब जिसके बच्चे हैं माता पिता नहीं है, मतलब अनाथ टाइप के जो भी हैं, ठीक है, those children whose parent जिसके पेरेंट नहीं थे, ठीक है, वैसे बच्चों के लिए अनाथ आश्रम टाइप का कुछ चलाया गया था। हॉस्पिटल्स थे, स्कूल्स थे, और दिस सेटअप ऑफ द सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी। एक सोसाइटी बनाया गया, नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी। इसका मेन मोटो क्या था? वेलफेयर ऑफ द डाउन वार्डन एंड द आउटकास्ट। ये इनका मोटो था। ये था आपका दूसरा। तीसरा और द लास्ट, इसके साथ इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। तीसरा था पॉलिटिकल वर्क। ये राजनीतिक क्षेत्र में क्या काम किया? पॉलिटिकल वर्क आउटसाइड इंडिया। ही वांट अब्रॉड टू मोबिलाइज ओपिनियन इन अ फेवर ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब आउटलाइन में क्या किया भाई साहब कि ही वेंट अब्रॉड। अब्रॉड मतलब वो विदेश गए, बाहर गए, अलग अलग देश गए, और जाके क्या किए? ओपिनियन अपना जो था स्ट्रगल को लेकर भारत का, उन चीजों का एक्सप्लेन किए, थोड़ा जागरूकता करिए, जो लोगों को फैलाया, एक्सपेंड किया। ठीक है, और इसने ज्वाइन किया गदर पार्टी। एक यूएस में एक पार्टी बनाई गई थी भारत के लोगों के द्वारा ही, गदर पार्टी। जब अंबेडकर जी पढ़ने के लिए गए हुए थे, तब बोला गया था उनसे कि गदर पार्टी आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, मतलब जब थे बार में ही, तो मगर नहीं किया। बोला नहीं, अभी मेरा पढ़ने का टाइम है, हम बस पढ़ेंगे। जब राजनीतिक करने का टाइम आएगा हम राजनीतिक करेंगे। और जब उसका वीजा पास होने के बाद जब वो कंट्री पहुंचा, क्योंकि पहले सीप के रूट के थ्रू था, वाटर वही था, तो पूछा गया आप गदर पार्टी में नहीं होना। चेक किया गया, वेरीफाई किया गया, अगर होता तो शायद पढ़ने ना जा पाता। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स समय के अकॉर्डिंग उठाइए, अच्छा रहेगा। और क्या होता है 1928 में, जो भी मैंने बात किया था साइमन कमीशन, ही डेड टू इंजरी इन अ लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। आप सभी का लाला लाजपत राय, ठीक है, इनकी आप सभी का मृत्यु हो गया था। ठीक है, जो मैंने अभी बात कर रहा था, इसने उसी समय एक बात कही थी, एवरी लाठी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव्ड टू ए नेल ऑफ द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश इंपायर इन इंडिया। मतलब मेरी एक एक बूंद जो खून का गिर रहा है ना, वो ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश इंपायर इन इंडिया का खत्म होते जा रहा है। मतलब तुम अब खत्म होते जा रहे हो, कोलैप्स, ये वर्ड का मतलब है। नेल्स इन द कैफीन, मतलब क्या कि आप धीरे धीरे खत्म हो रहे हो, आपका वजूद खत्म होते जा रहा है। डंडा चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्हीं के साथ इस पूरे चैप्टर को हम समाप्त कर रहे हैं। आई होप कि पूरी कहानी समझ में आपको आया होगा। पूरी कहानी जो थी, पूरी स्टोरी, अब आगे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब कहानी स्टार्ट होगा मुस्लिम लीग, इसके बाद पढ़ेंगे, फिर गांधी जी पढ़ेंगे, फिर वहां पे आप सभी के लीडर्स पिटाएंगे। ये सारी टॉपिक्स हम लोगों ने एक करके डिस्कस किया। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया काउजेस को, हम लोगों ने बहुत ढंग से पढ़ा। भाई साहब काउजेस क्या था, काउजेस क्या था हम लोगों ने अच्छे से देखा। ठीक है, इसके बाद सूरत स्प्लिट क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, मेथड्स क्या था, और दो दो कंट्रीब्यूशन नहीं, हम लोग तीन तीन कंट्रीब्यूशन
इस तीनों व्यक्ति के विषय में देखें। टोटल हम लोगों ने 9 कंट्रीब्यूशन इस किताब इसमें पढ़ा। हम लोगों ने टोटल 2 पढ़ लिया है, 18 कंट्रीब्यूशन पढ़ लिया है। उधर साइड 2 व्यक्ति के विषय में और पढ़े थे, 6 कंट्रीब्यूशन और पढ़ लिए हम लोग। टोटल कंट्रीब्यूशन हम लोग 24 कंट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसी में से कोई सवाल आपके एग्जाम में 10 नंबर का टोटल आएगा। 24 में 3-4 कंट्रीब्यूशन 100% आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इन्हीं के साथ इस पूरे चैप्टर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शंस एंड आई विल ट्राई टू हेल्प ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।